अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज योर ताहिर सर फॉर होप क्लासेस अनंतनाग। बच्चे, एज प्रॉमिस्ड, मैंने बच्चे तुमसे वादा करा था कि सारी फिजिक्स का एक सीरीज लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम टुडे। और आज से ही आपको कंटिन्यूसली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बच्चे, मैं इन लेक्चर्स में बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा विद डिटेल्ड थियरी एंड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस ना लगे। एंड जो भी आपको छूटा है 11th क्लास में, तो आप इस सीरीज से उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं अब तुमको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इट्स नेवर बिगिन टू लेट, इट्स नेवर लेट टू बिगिन, है ना। तो तुम जब भी चाहो इसको स्टार्ट, मतलब अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, है ना। तो यू डोंट थिंक कि इट्स नेवर लेट, है ना। तुम चाहो तो आज से ही यू कैन टर्न द टेबल्स इन द कोर्स ऑफ 2 months। एंड रिमेंबर, दिस इज योर लास्ट लाइफ लाइन। अगर तुमने अभी इसको छोड़ा तो बच्चे फिर 12th में, ऑलरेडी 12th का प्रेशर रहता है, बोर्ड्स का एंट्रेंस नजदीक आ गया होता है। सो व्हाई नॉट कवर ऑल द 11th विद अलॉन्ग विद मी ड्यूरिंग दिस सीरीज। और मैं तो कोई कमी छोड़ने वाला नहीं है अपनी साइड से, तुम भी कोई कमी छोड़ना नहीं। लेट्स बिगिन इट टुगेदर। तो हम बात करते हैं एक चैप्टर से विच इज थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए, मैं थर्मल एक्सपेंशन, पहले यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए, एक थर्मल और एक एक्सपेंशन। तो इसका मतलब हीट के प्रेजेंस में चीजें जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है, तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। किसी भी मटेरियल को तुम हीट करो तो वो स्प्रेड होने लगता है ना। वो हीट करोगे तो तुमको दिखेगा कि वो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब पहली चीज ये आएगी सवाल कि सर व्हाई दिस थर्मल एक्सपेंशन ऑकर्स, व्हाई थर्मल expansion occurs। मतलब most of the things upon heating, why do they expand, है ना। एक्सपैंड क्यों होती है अगर हम चीजों को गर्म करते हैं। तो बेटे, बहुत आसान सा रीजन है इसका। मैं वैसे आसान कहना, उतना भी आसान कहना सही नहीं होगा अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो। बेटे, मैं इस चीज को समझाने के लिए तुमको कुछ मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग की तरफ लेके जाता हूं, है ना। हम जब मटेरियल्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करा होगा केमिस्ट्री में। एंड जो दो मटेरियल्स होते हैं, जो दो एटम्स होते हैं, पहले जब वो नजदीक आते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी एक लेवल तक कम होता है, फिर इंक्रीज होता है, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। अगर आपको केमिस्ट्री का ज्यादा ध्यान नहीं है तो मैं तुमको बेसिक बेसिक चीजें इसकी सिखा देता हूं। अब देखो, तुम देखो कि मैंने कहा था कि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में मैंने तुमको कहा था कि ये ग्रेविटी, जिस तरह एक रोलिंग बॉल का एनालॉजी होता है वैसे ही इसका भी बिहेवियर होता है। एक बॉल जिस तरह से मूव करता है, ये इस कर्व में आपका पार्टिकल भी वैसे ही मूव करता है ना। तुम समझो कि अगर तुम यहाँ एक बॉल को प्लेस करोगे तो उस पे, अगर ये वाकई कोई अर्दन माउंड होता तो यहाँ पे अगर कोई बॉल तुम प्लेस कर देते तो तुमको पता है कि वो यहाँ चला आता, सही है। और अगर तुम यहाँ प्लेस कर देते तो तुमको पता चलता कि वो यहाँ आता। तो इसका मतलब इस सारे पाथ में एक ही, देखो ये पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा, हम एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना रहे हैं। बच्चे, जब दो एटम्स नजदीक आएंगे, एटम 1 एटम 2, तो क्या वो इस तरह के एक, है ना, इस तरह के एक बर्तन में आएंगे क्या, एक वायर के अलोंग स्लाइड करके आएंगे। ये तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, वो है ये कर्व। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टिकल्स इस तरह से नहीं आ रहे, दिस इज जस्ट ए पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हाँ, जो उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैंने कहा था कि उस चीज को, उनके बिहेवियर को समझने के लिए हम मान सकते हैं कि ये ऐसा एक वायर फ्रेम है जिसपे दो पार्टिकल्स हैं। रियलिटी में ऐसे नहीं आ रहे, लेकिन समझने के लिए कि बिहेवियर कैसा होगा, हम यहां पे एक अर्दन माउंड की तरह इसको मान सकते हैं। अब समझना, अगर तुम यहां पे किसी भी चीज को छोड़ो तो वो यहां आ जाएगा, और यहां पे छोड़ो तो यहां आ जाएगा, और ये पोजीशन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। सही बात बेटे। आपने ये ऐसा पढ़ा होगा कि जब ये दूर दूर होते हैं तो तब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे तो वो नजदीक आ जाएंगे, एंड जब ये नजदीक लेके जाते हैं इनको, तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे, एंड बीच में बस एक पोजीशन रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझो, दो एटम्स है, अगर तुम
तो वहां पे क्या होगा, दूर दूर में इनके बीच का जो है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो डोमिनेट हो जाएंगे और नजदीक में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है। सही बात। अब समझ लीजिए, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो आपका ग्राफ है दिस इज अनसिमेट्रिक। तुम देखो यहां से ये ग्राफ जेंटल है, इट इज जेंटल, इट्स जेंटल, मतलब स्लाइड स्लोप 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 स्लोप, एंड यहां पे स्टीप 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 स्टीप। गॉट माय पॉइंट। तुम देखो ये ग्राफ यहां बिल्कुल स्ट्रेट है और यहां पे देखो जेंटल करो। अब इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है वो जरा समझते हैं। एक बॉल को अगर यहां पे किसी वेलोसिटी से फेंका जाए, ठीक है, मैंने कहा था कि मैं बॉल की एग्जांपल दे दूंगा जस्ट इसके बिहेवियर को समझने के लिए, नहीं तो बॉल का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर मैं एक बॉल को यहां से कोई वेलोसिटी दे दूं तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एंड आपको पता है कि यहां सामने जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यहां सामने जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तुम देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो यहां जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी बीइंग कंजर्व्ड, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया सॉरी अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक बच्चे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, एंड इस तरह से ये कहीं पे जाके स्लो होगा, है ना। स्टार्टिंग में सारा का सारा एनर्जी हमारा कौन सा था, काइनेटिक, इस लेवल पे, फिर हमने देखा कि इसका काइनेटिक कम होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा और यहां तक ये पहुंच के रुक जाएगा। क्या बच्चे यहीं पे रुकेगा कि वापस आएगा? सर 100% वापस आएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो जैसे एक रोलिंग बॉल को अगर हम यहां पे रखें तो उस पे इस तरह से फोर्स लगेगा और ये वापस आएगा। सही है। तो जब ये वापस आएगा ये यहां पहुंच जाएगा, ये जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ये वापस कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में यहां तक आते आते। तो यहां तक आते आते इसके पास फिर से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया होगा और इसके पास एक अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब ये यहां पे अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये यहां रुकेगा नहीं, बल्कि यहां और असेंड कर जाएगा। अगर इसने असेंड करा तो तुम देखोगे कि ये बस पोटेंशियल एनर्जी जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी था उतना ही अब फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे था वो वापस कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पे ये फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ये रुक जाएगा। इसके बाद ये वापस आएगा, क्योंकि यहां पे तुम रोलिंग बॉल को प्लेस करो तो तुमको समझ आता है कि उस पे फोर्सेस यहां की तरफ लगेंगे, तो ये वापस आएगा, पहुंच जाएगा यहां पे, और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, वापस आया बिकॉज ऑफ रोलिंग बॉल एनर्जी, वापस आया यहां पे वापस काइनेटिक एनर्जी में, यहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वापस आएगा बिकॉज ऑफ रोलिंग बॉल एनर्जी, यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी, यहां काइनेटिक एनर्जी, यहां का काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू करेगा, है ना। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा। बट यहां पे जो मैं अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ कर्व को तुमको बता रहा था बार बार, तुम इस अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ कर्व को समझो। इस तरह का कर्व है। अब तुम समझो कि यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे तुम समझो कि इसके यहां देखो ये यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, इतना तो हम समझते हैं। देखो सेम काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी, वो यहां कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, वापस वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, तो मतलब और फिर ये काइनेटिक वापस हो जाएगी कन्वर्ट पोटेंशियल में। तो बच्चे मुझको पता है कि यहां पे इसका काइनेटिक और वापस आते वक्त काइनेटिक सेम है ना। यहां काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, वापस इनटू काइनेटिक, लेकिन इस डायरेक्शन में। अब यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो तुम देखो कि ये कितना आगे गया, इतना आगे गया। आती है बात समझ? अब यहां पे वापस आते टाइम यही काइनेटिक वापस हो रहा है कन्वर्ट पोटेंशियल में, तो ये देखो कि तुम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज जो होगा वो सेम होगा, जितना यहां सामने पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उतना यहां भी पीछे भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बिकॉज काइनेटिक तो सेम है, यही काइनेटिक कन्वर्ट होना है पोटेंशियल में। जितना पोटेंशियल यहां बढ़ा उतना पोटेंशियल यहां भी बढ़ेगा, तो ये यहां पहुंच गया। अब समझना, यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है और यहां कम हुआ है, बिकॉज ग्राफ यहां जल्दी जल्दी राइज हो रहा है। यहां कम डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और यहां ज्यादा डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है।
तो इस अनसिमेट्रिक ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप इसको कोई काइनेटिक एनर्जी दे दो तो यहां पे, है ना, इस साइड ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के बाद सेम पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाएगा, और यहां कम डिस्प्लेसमेंट के बाद ही सेम पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाएगा। और अगर ऐसी बात है तो यहां पे ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा रुकने से पहले, और यहां पे कम डिस्प्लेसमेंट करेगा रुकने से पहले। सही बात, गलत बात? आई होप इतना हम समझ गए। ठीक है, तो तो आप समझ लीजिए कि यहां पे इसका पॉजिटिव साइड जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा, एंड नेगेटिव साइड इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब इस चीज का रिलेवेंस हमारे थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या है वो जरा हम समझते हैं। इस चीज का रिलेवेंस हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ क्या, सॉरी, थर्मल एक्सपेंशन के साथ क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। ये एक इस तरह का करो मैंने फिर से बना दिया। अब समझ लीजिए, जितने भी मटेरियल्स होते हैं एट 0 केल्विन, उनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। ऑल मोशन सीजेस एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे हमारे जो एटम्स होंगे वो नजदीक होंगे बिल्कुल। आती है बात समझ? उनके बीच उनका कोई भी मोशन नहीं होगा। अब जैसे ही आपने उनका टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको पता होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करने लगेंगे। जब वो ऑसिलेट करने लगेंगे, मैं मॉलिक्यूल्स को पिक्चर कर देता हूं इन दो एटम्स के हेल्प से, इन दो ब्लॉक्स की हेल्प से, जिनमें बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो इनका क्या होगा, इनका एक बार पॉजिटिव में इनका एक बार एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक बार डिस्टेंट हो जाएंगे और एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये नजदीक आ जाएंगे। सो मॉलिक्यूल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज इनमें एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है। और आपको अभी अभी मैंने समझा दिया था, जब भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट आप काइनेटिक एनर्जी दोगे किसी को भी, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। बेटे यहां पे दिस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस स्लोली, दिस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस स्लोली। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस स्लोली, सो दे विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, दे विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह से हो जाएगा यहां पे। आती है बात समझ? जस्ट एक क्रूड मॉडल तुमको दे रहा हूं समझाने के लिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल बनाने की। एंड नाउ बिकॉज टेम्परेचर यहां पे, अब इसके बाद एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब ये वापस नजदीक आने लगेंगे, तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन साइड क्या होगा? यहां पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कम जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट मैंने तुमको कहा था कि यहां पोटेंशियल एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ा तो इसका मतलब यहां जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन करोगे वो कम करोगे एज कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग हियर। यहां जो इलोंगेशन होगा वो ज्यादा होगा, और यहां जो कंप्रेशन होगा वो कम होगा। अब तक की जाने वाली बातों की समरी ये है कि मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। यहां साइड, इस साइड एक्सपेंशन साइड, आपके जो टेम्परेचर बढ़ने से जो एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन साइड आपका कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। अगर मैं फिर ऑन एन एवरेज बोलूं कि मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ है, उनके बीच का जो एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है उसके साथ क्या हुआ, देखो मैं मानता हूं कि पहले इस पोजीशन पे था, ये हर बार, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, अब जो आगे वाला मतलब जब ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, एक ऐसा भी सिनेरियो आएगा जब ये एटम्स इससे भी नजदीक हो जाएंगे जितने पहले थे। एक ऐसा भी सिनेरियो आएगा जब ये उससे बड़े हो जाए, उससे दूर चले जाएंगे। जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन था, पहले कोई इक्विलिब्रियम सेपरेशन था, उसके बाद जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक सिचुएशन ऐसा आया कि इनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन था वो पहले वाले एवरेज सेपरेशन से बहुत ज्यादा हो गया। और एक सिचुएशन ऐसा भी आया कि जब इनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन हो गया है वो पहले वाले एवरेज सेपरेशन से कम हो गया है। बट ऑन एन एवरेज की बात करें, यहां जो एक्सपेंशन आया है दैट इज मोर एज कंपेयर टू कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। So on an average, the amplitude of oscillation increases. And if the amplitude of the oscillation increases, we will say कि आपके जो है metals वो expand करेंगे. So in one line summary, I will say कि atoms या metals expand upon increase in temperature
बिकॉज ऑफ increase in average amplitude of oscillation of atoms. आई होप इतनी बात हमको समझ आ गई बच्चे। और एक चीज यहां पे जस्ट मेक इट वंस मोर क्लियर, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व सिमेट्रिक होता, अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व सिमेट्रिक होता इस तरह से, तो बच्चे तुम यहां पे देखते कि अगर पहले ये इक्विलिब्रियम में होता एंड तुमको पता है कि यहां यहां पोटेंशियल एनर्जी बराबर बराबर बढ़ रहा है, अगर ये सिमेट्रिक कर्व होता तो यहां आगे जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, यहां पीछे जाओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता और इक्वली होता दोनों साइड। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्वली इंक्रीज होता तो इसका मतलब यहां जितना इलोंगेशन, यहां उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होता। इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन अगर बराबर होता, मतलब अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर सेपरेशन पहले 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर कहना ब्लंडर होगा क्योंकि एटॉमिक लेवल पे बात करें, बट समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर 5 सेंटीमीटर इनके बीच का इलोंगेशन था, पहले सेपरेशन था, अब टेम्परेचर बढ़ा के मान लो एक बार के लिए वो हो गया 7 और एक बार के लिए हो गया 3। देखो पहले था 5, अब टेम्परेचर बढ़ा के एक बार 7 हो गया इलोंगेशन साइड, एंड तुमको पता है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर ये एक बार के लिए 3 हो जाएगा इधर की तरफ, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व सिमेट्रिक है। तो यहां पे अगर तुम एवरेज एम्पलीट्यूड देखोगे तो क्या वो 7 + 3/2 फिर भी 5 ही बनेगा। तो ऐसे में कोई भी थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। क्लियर और नॉट? सो दिस इज ओनली बिकॉज दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल नेचर, because of unsymmetrical nature of potential energy curve। ये दोनों पॉइंट्स बच्चे लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं। दिस इज द ब्रीफ थ्योरी। अगर आपको एक लाइन में अब इसका बताना होगा कि व्हाई मेटल्स एक्सपैंड, so your one line answer will be because average amplitude of oscillation increases. Why average amplitude of oscillation increases? Because potential energy curve is not symmetric, because potential energy curve is not symmetric। अब करते हैं आगे बात। अब करते हैं आगे बात बेटे। अब हमको एस्टिमेट करना है कि ये एक्सपेंशन होगा तो होगा कितना, हमको एस्टिमेट करना है कि एक्सपेंशन होगा तो होगा कितना। बेटे मान लीजिए इसका लेंथ L था एंड मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया T1 डिग्री सेल्सियस से लेके T2 डिग्री सेल्सियस तक, एंड मुझे एस्टिमेट करना है कि इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा। बच्चे पहली बात मैं समझता हूं कि एटॉमिक ऑसिलेशन का जो मेन रीजन है दैट इज एटॉमिक ऑसिलेशंस। एक्सपेंशन का जो मेन रीजन है दैट इज एटॉमिक ऑसिलेशंस। एटॉमिक लेवल पे जो ऑसिलेशंस हो रही है दैट इज द रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा ऑसिलेशन होगा, एंड जितना ज्यादा ऑसिलेशन होगा उतना ज्यादा इलोंगेशन होगा। तो आई विल से कि जो लेंथ होगा ना सर, जो इंक्रीज इन लेंथ होगा उसको मैं डेल्टा एल से दिखा देता हूं, इंक्रीज इन लेंथ। सर वो तो डिपेंड करना चाहिए आपने कितना इसमें इलोंगेशन कर, आपने कितने इसमें एटम्स होंगे, आपके कितने एटम्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स उतने ज्यादा ऑसिलेशंस। बट बच्चे प्रॉब्लम ये है कि जब तुम एटम्स को इंक्रीज करोगे, जब तुम नंबर ऑफ, अच्छा अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है ना। तो एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म हम लेते हैं। सबसे पहले मैं एक रॉड की एक लेंथ लीनियर एलिमेंट्स की एक्सपेंशन की बात करूंगा। जब मुझे एक्सपेंशन एस्टिमेट करना है कि कितना होगा, सबसे पहले मैं लीनियर एलिमेंट्स की बात करूंगा जिनके लेंथ होंगे, स्ट्रेट लाइंस होंगे, इन्हीं की मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा टू बिगिन विद। तो बेटे यहाँ पे जो इंक्रीज इन लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने हमारे पास एटम्स है। एंड अगर आपके पास एटम्स ज्यादा हुए तो आपका एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा।
ना नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पे जो एटम्स है ना वो इस लाइन के अलोंग है। तो अगर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म ले लूं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को तो नहीं ले सकता, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म लेना चाहता हूं। तो रिप्रेजेंटेटिव टर्म यहाँ पे बच्चे लेंथ होगा, बिकॉज जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा एटम्स। तो आई विल से डेल्टा एल, मैं तुमको फील दे रहा हूं कि कैसे आएगा ये फॉर्मूला। सो डेल्टा एल विल बेसिकली डिपेंड अपॉन लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ थी, एक रॉड दिया जो उसका ओरिजिनल लेंथ था, उस पर डिपेंड करेगा कि हीट करके ये कितना ज्यादा एक्सपैंड होगा। सही है। एंड तुम चाहो तो इसको और एक तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो आपके पास ये रॉड था, मैंने अगर इसके दो पार्ट्स कर दिए, तो मैं कहता हूं कि अगर बराबर बराबर पार्ट्स कर दिए तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो जैसा जैसा बिहेवियर इस पीस का होगा वैसा वैसा बिहेवियर इस पीस का भी होगा। तो जितना इलोंगेशन इसमें आएगा उतना ही इलोंगेशन इसमें भी आएगा। तो अगर टोटल रॉड की बात करेंगे तो इलोंगेशन इससे डबल आ जाएगा। तो तुम क्या नहीं समझते कि जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी जस्ट डिपेंडेंट अपॉन लेंथ। क्लियर और नॉट? सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहली बात। दूसरी चीज, और किस पे डिपेंड करेगा? मैंने कहा कि ये एटॉमिक ऑसिलेशन से आता है, और ऑसिलेशन खुद कहां से आती है? टेम्परेचर से आती है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी करो को एक बार फिर से देखो। यहां देखिए आपने टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया, यहाँ कंट्रैक्शन साइड कम हुआ, एलोंगेशन साइड ज्यादा हुआ। यहाँ फिर टेम्परेचर बढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गया, यहाँ ये एलोंगेशन साइड और बढ़ गया, कंट्रैक्शन साइड कम बढ़ा। और यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ और कम इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना एवरेज एम्पलीट्यूड भी ज्यादा बढ़ेगा। सो आई विल से कि इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आई विल से कि जो डेल्टा एल होगा इट विल डिपेंड अपॉन लेंथ, इट विल डिपेंड अपॉन T2 minus T1 which is the increase in temperature, final temperature minus initial temperature। दो चीजें मैंने बता दी। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, मैं तुमको फील दिला रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे बनेगा, है ना, व्हाट कुड बी द एक्सपेंशन को कैसे एस्टिमेट करा सकते हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन लेंथ एंड इट विल डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। इनिशियल लेंथ कितना था उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर कितना बढ़ा उस पर डिपेंड करेगा। इस इनिशियल लेंथ को कई बार एल नॉट से भी दिखा देते हैं, तो इसका ओरिजिनल लेंथ एल नॉट मान लो। ठीक है, नाउ बेटे मैं यहां पे एक कांस्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, तुमको पता है कि जब भी इक्वालिटी होगा इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट आएगा। बीच में कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लगा सकते हैं, लेट्स कॉल दैट अल्फा। उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। मैं इसके बेसिस पे कुछ और बात करूंगा, बट लेट अस स्टार्ट फॉर अ मिनट, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और बात करूंगा इस फॉर्मूले को कैसे कैसे यूज करना है। देखो अब मैं काफी सारे सवाल लेके आऊंगा आपके पास जो जस्ट इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होंगे, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बट पहले मैं इस फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्मेट्स तुमको बता दूं कि क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे एंड यू कैन पॉज इट एंड यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एंड आई विल मूव अहेड। आप ये सब चीजें लिख सकते हैं, यू कैन पॉज इट एंड आई विल मूव अहेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एल आपके पास आ गया एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इफ यू राइट डेल्टा एल अपॉन एल, इसको तुम लिख सकते हो अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे इसको कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज। देखो एल था, बाद में ये इंक्रीज हो गया, एल तो वैसे ही है, और इंक्रीज हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा एल। तो जो यहां पे इंक्रीज हुआ दैट इज डेल्टा एल बाई एल।
आती है बात समझ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज। कितना फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ है? तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज जो आया आपका वो अल्फा टाइम्स डेल्टा टी आ गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। कोई बड़ी बात नहीं है, कहना ये बस चाहता है कि देखो अगर आपके पास एक रॉड है एल, ठीक है, मान लीजिए कि ये इंक्रीज होके टेम्परेचर से ये इंक्रीज हो गया है ना, टेम्परेचर बढ़ा के इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अगर इस एल का मान लो 50% इलॉन्गेशन होगा है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये 1.5 गुना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1.5 एल। तो डेल्टा एल की बात करें तो वो 0.5 एल होगा। आती है बात समझ? अब समझ लीजिए आपके पास दो रॉड्स है, एल प्लस एल विच इज 2L, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको भी हीट कर दिया। जैसे आपने इसको हीट कर दिया तो ये पहले वाला L भी 1.5, इसमें भी इंक्रीज कितना आ जाएगा 0.5L, और इसमें भी इंक्रीज कितना आ जाएगा 0.5L। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया L, एंड यहाँ पे टोटल लेंथ कितना बना है 2L। तो फ्रैक्शन तो सेम बढ़ेगा ना। देखो ये L था, इसमें इसका आधा बढ़ गया तो इंक्रीज इज 0.5L। अगर मैं कहूं फ्रैक्शनल इंक्रीज दैट इज 0.5L बाई L। अब दूसरे केस में अगर लेंथ डबल हुआ तो हर इस लेंथ का भी इंक्रीज 0.5L होगा, इस लेंथ का भी इंक्रीज 0.5L होगा। तो ऊपर जो इंक्रीमेंट आएगा वो ट्वाइस आ जाएगा एंड नीचे आपका लेंथ भी ट्वाइस हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, वो तो रेशो तो सेम ही आना चाहिए ना। सो इंक्रीज जो फ्रैक्शनल इंक्रीज जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होगा, ये बात आप याद रखेंगे, है ना। आप ये एक्सप्लेनेशन एक काम करेंगे, जब भी आप मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड आपको चाहता है, आप चाहते हो कि दूसरे टाइम आप इसको एक बार फिर से रिमेंबर कर पाओ, तो आप अपनी कॉपी पे जहां पे थ्योरी लिखा वहां पे साइड में बॉक्स बना के ये सब डायग्राम्स की हेल्प से खुद को समझाने के लिए की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू हैव टू यूज दीज नोट्स ऑलवेज। आती है बात समझ? तो फ्रैक्शनल इंक्रीज जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। ये फॉर्मूले से भी समझ आता है, यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल एक तो अल्फा पे डिपेंडेंट आता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आता है, इसमें कहीं भी लेंथ का कोई टर्म नहीं है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। एंड अगर तुमको कभी पूछे परसेंटेज इलॉन्गेशन, तो परसेंटेज इलॉन्गेशन बच्चे सिंपली होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। इस तरह से तुम परसेंटेज इलॉन्गेशन भी निकाल सकते हो। इस तरह से तुमको अल्फा को कभी इस तरह से डिफाइन करके देता है कि अल्फा का वैल्यू इसी इक्वेशन से देखो तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 बाई डेल्टा टी, इस तरह से लिखा जाता है। सो इसको कहते हैं कि देखो ये तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ हो गया, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको लिखेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चे मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पैटर्न को तुमको याद नहीं करना, बट दिमाग में रखना कि डेल्टा एल बाई एल जो होगा कभी भी अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। एंड कहीं कहीं मुझे ये भी यूज आ जाएगा कि डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, है ना, इसी टर्म से खेलना है। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जो होगा वो एल नॉट टाइम्स अल्फा हो जाएगा। मतलब इस पैटर्न को याद, तो कभी डीएल बाई डी टी मैं लिख दूं किसी जगह, तो याद रखना कि उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करा जा सकता है एल नॉट अल्फा से, है ना। तो ये सब पैटर्न इसके वेरिएशन है जो तुमको बता रहा हूं ताकि तुमको आगे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी ना आए। आई होप ये सब चीजें आप अपने साइड में एक बॉक्स में बना के लिखेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां देखिए एक सवाल है कि स्टील बीम जो है ये 5 मीटर लॉन्ग है एंड इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमें इसका लेंथ बताना है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा। देखिए आपको अभी एक फॉर्मूला सिखा दिया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये बस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले को यूज करना कैसे करना है, उसमें वैल्यूज कैसे पुट करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो बच्चे डेल्टा एल जो होगा
वो किसके बराबर होगा, एल नॉट इनिशियल लेंथ कितना है 5 मीटर। उसके बाद अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड डेल्टा टी आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है। अब यहां पे देखिए पहले टेम्परेचर 20 था और बाद में टेम्परेचर 40 था, तो अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। आती है बात समझ। तो यहां से डेल्टा एल की बात करें तो वो किसके बराबर होगा 5 मीटर इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे ये डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स कैंसिल कर देंगे इंटू 20। अब जरा कैलकुलेशन भी सीखना। तो मैं 2 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 10 के पावर्स में कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। 2 5 is 10, so this will become 10 into 1.2 into 10 to the power minus 4। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 1.2 into 10 पावर माइनस 3 मीटर में। तो डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा 0.0012 मीटर, है ना। एक जीरो, दो जीरो, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये इतना इंक्रीज हो चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इसका लेंथ निकालना है। देखो बच्चे दिस इज जस्ट इंक्रीज इन लेंथ। अगर फाइनल लेंथ निकालना है तो उसमें से इनिशियल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल लेंथ जो होगा that will be 5 meter plus 0.0012 meter, which is 5.0012 meter. That's the answer। आती है बात समझ। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहस कर सकते, यहां सवाल है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसमें हमने इस तरह से एक होल कट कर रखा है। तो अब कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी रेडियस के साथ क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है हमारा डिक्रीजेस एंड ऑप्शन सी है हमारा रिमेन्स सेम। अच्छा तीनों को टिक नहीं कर रहा, बस दिखा रहा हूं ऑप्शन क्या है, डोंट थिंक कि तीनों सही हो गए। अच्छा जी, तो देखा बात यह है कि तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब इसका हीट कर दिया तो यहां से मेटल एक्सपैंड होकर ये जगह फिल कर देगा और रेडियस कम हो जाएगी, बट बच्चे ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है बेटे, अगर तुमने देखो हर दो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हर दो एटम्स में जो स्पेस है वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है। तो हर दो एटम्स में जो स्पेस है वो बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे तुम दो एटम्स को पहले देखो। अब अगर तुम्हारी बात मैं मान लेता और इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब मैं मानता कि ये इस तरह से अंदर की तरफ मेटल फिल हुआ है, तो अब ये एटम यहां पहुंच गया, ये एटम देखो यहां पहुंच गया, तो इनके बीच का स्पेसिंग तुमको क्या लग रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तुम्हारे हिसाब से तो फिर कम हो रहा है ना। तो लेकिन हर दो एटम जैसे किसी भी चीज को हीट करेंगे तो हर दो एटम के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ फिल नहीं करेगा। जब ये इंक्रीज होगा तो सारा ही इंक्रीज होगा और इस होल का डायमीटर भी इंक्रीज होगा। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं सोचता तो फिर तो इस तरह से हो जाना था कभी, और ये एटम्स टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद बहुत ज्यादा नजदीक आ जाने चाहिए थे, है ना। ये दो पॉइंट्स की बात करूं तो मैं इसको थोड़ा और तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप है इस तरह से, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले पीस ऑफ चॉकलेट को यहां से उठा दिया, है ना। ये मेटल का चॉकलेट है। नाउ आई एम हीटिंग इट। अब जैसे हीट कर दिया तो तुमको क्या लगता है, पहले ये डायमेंशन इंक्रीज होना चाहिए, ये डायमेंशन भी इंक्रीज होना चाहिए, ये डायमेंशन भी इंक्रीज होना चाहिए, ये डायमेंशन भी इंक्रीज होना चाहिए। रिमेंबर दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। अब जैसे इसको हीट करा तो इतना तो तुम समझते हो कि सर शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। इंट्यूशनली ऐसा लग रहा है कि शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं लाइंस को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं जो पहले ड्रॉ करी थी। तो जैसे ये लाइन था पहले, वैसे और भी अभी भी ये बढ़ जाएगा। जैसे ही पहले बढ़ा था अभी भी वैसे ही बढ़ेगा। इस लाइन को देखो, जैसे पहले था तो ये जैसे सारा लाइन बढ़ा, तो ये तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि ये छोटा सा लाइन तुम्हारा छोटा हो जाए और बाकी पूरा लाइन बढ़ जाए। अगर बढ़ना ही है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, क्या दिक्कत है। तो यहां से बढ़ेगा, यहां से भी बढ़ेगा। तो तुम देखो कि अपने आप जो तुम्हारा एक्सकेवेटेड पार्ट था, जो तुम्हारा कैविटेटेड पार्ट था, वो भी अपने आप बढ़ चुका है।
बच्चे ज्योमेट्रिकली सिमिलर शेप होता है। जब कोई मेटल एक्सपैंड होता है तो वो एक ऐसी शेप में एक्सपैंड होता है जो ओरिजिनल शेप के सिमिलर हो लेकिन साइज में एक्सटेंडेड हो। कुछ बात समझ आती है कि नहीं आती है बात समझ? सो व्हेनेवर एनीथिंग इन एक्सपैंड्स, इट एक्सपैंड्स इन सच अ वे दैट द शेप इज सिमिलर बट द साइज इज एनलार्ज्ड। एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है। इसको एक फोटो की तरह समझो, उसको तुम जूम कर दो तो जूम करके तुमको क्या ये शेप दिखेगा? गॉट इट और नॉट? ठीक है बच्चे। तो मैंने कहा कि ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर शेप में इंक्रीज हो जाता है। अब मैं तुमको दूसरा सवाल दे देता हूं। अगर मैं इस तरह का ये वाला सवाल दे दूं तुमको, ये रिंग है, कड़ी है तुम्हारा, है ना, जो कड़ी रहता है उसमें फिर यहाँ नीचे कट रहता है, इस तरह से पहनते हैं और यहाँ पे थोड़ा जगह खाली रहता है, आई डोंट नो व्हाई। इसको हीट कर दिया। सवाल है व्हाट विल हैपन टू दिस गैप? जैसे हीट करा तो इस गैप के साथ क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि तुम इसको हीट कर दो। अब जैसे ही तुमने हीट कर दिया तो ये आर्क का रेडियस भी बढ़ेगा, ये आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा, ये आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा, ये आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। कुछ समझ आती है नहीं आती है समझ? देखो, आई विल से कि after heating this will increase, this will increase, this will increase, this will increase, every length has to increase, every length has to increase। तो अगर इस लेंथ को इंक्रीज करना है तो क्या ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा फिर, है ना? और अगर इसको इंक्रीज करना है लेंथ में, देखो दो ही चांसेस है, या तो ये आर्क अंदर की तरफ जाएगा उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या बाहर की तरफ जाएगा तो उसमें एलोंगेशन हो गया। तो मैं कहता हूं कि आर्क बाहर की तरफ जाएगा एलोंगेशन होने के लिए। सेम चीज इस आर्क के बारे में कह सकता हूं, सेम चीज इस आर्क के बारे में भी कह सकता हूं कि ये बिगर रेडियस में पुश हो जाएगा और ये भी बिगर रेडियस में पुश हो जाएगा, और ऐसे करके ये वाला सेपरेशन भी तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, नॉट डिक्रीज। कोई बात समझ आती है कि नहीं आती है बात समझ? बच्चे जस्ट ज्योमेट्रिकली सिमिलर फिगर बना दो, जूम करके जूम कर दोगे तो ये सेपरेशन भी जूम हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस आगे से तुम एक यहां पे एक नोट ऐड कर देना, जो आपके होमोजीनियस मटेरियल्स होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल्स मतलब जो एक तरह के मेटल के बने होंगे, ठीक है, द एक्सपेंशन, द एक्सपैंडेड शेप्स आर geometrically similar, geometrically similar to original shape, and you can also write that is photographic enlargement occurs, photographic enlargement occurs। इतनी बातें आप लिख लेंगे। सवाल है कि एज द एंगल इज हीटेड, ये एक एंगल बनाया हमने, इसमें इधर से एक रॉड L1 है, इधर से दूसरा रॉड L2 है और बीच में एंगल अल्फा है। तो हमको ये स्टेटमेंट्स एज द एंगल इज हीटेड, जैसे इसको हमने हीट कर दिया, हमको जस्टिफाई करना है। पहला क्या, L1 इंक्रीजेस, कि ये लेंथ इंक्रीज होगा, दूसरा L2 इंक्रीजेस, तीसरा ये एंगल सेम रहेगा। ये तीनों चीजें हमको जस्टिफाई करनी है। पहला तो ऑब्वियस है कि L1 शुड इंक्रीज, बिकॉज लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो L1, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो L1 तो इंक्रीज होगा ही। L2 की बात करते हैं तो ये भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। अब हमको पता करना है कि एंगल के बारे में कमेंट करना है, एंगल के साथ क्या होगा। मैंने कहा था बच्चे इट इज फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। सिमिलर शेप्स में बच्चे एंगल सेम रहते हैं। बच्चे तुमको पता होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा सा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा सा, ये दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, बिकॉज ये एंगल्स, तो ये एंगल सारे सेम हो जाने चाहिए। और तुमको अगर मैं अभी अभी समझा चुका हूं कि जितनी भी इलोंगेशंस होंगी वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगी, तो जब वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगी तो ये पहले इस तरह से था, बाद में क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये इसके पैरेलल बढ़ेगा, ये इसके पैरेलल बढ़ेगा, सिमिलर इन शेप। और तुमको पता है कि पैरेलल लाइंस में जो एंगल होगा वो सेम होगा। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है कि एक स्टील टेप है, इसको कैलिब्रेट करा गया है ताकि करेक्ट मेजरमेंट दे 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको हमने यूज किया मेजरमेंट करने के लिए जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, और इसने रिकॉर्ड कर दिया 5 मीटर। अल्फा का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर -5। फाइंड ट्रू लेंथ। समझते हैं सवाल को। देखो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक स्केल रहता है। मान लीजिए आपके पास वो स्टील का स्केल था, है ना। ये 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और यहाँ पे 10 होता है। अब इसके हेल्प से हम मेजरमेंट्स करते हैं ना। कभी एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि तुमने इसको हीट कर दिया। अब जैसे तुमने इसको हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि मतलब मान लो बाहर टेम्परेचर बढ़ गया, तुम तो बेवकूफ नहीं होगे ना कि अपनी ज्योमेट्रिक स्केल जाके हीट करने लगो। मतलब बाहर जब तुम किसी जगह फील्ड वगैरह पे इसको यूज कर रहे थे और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो ये कुछ इस तरह से हो गया होगा स्केल। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और यहाँ पे 10। अब तुमने यहाँ पे अगर इससे मेजरमेंट करा तो जैसे तुम्हारे पास कोई रॉड था वुडन या कोई भी चीज था जिसको तुमने मेजर करा। अब तुम तो यहां से निशान देख देख के बता रहे हो 10, लेकिन होगा ये 10 से ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्केल यहां पे सही मेजरमेंट देता, यहां पे ये मेजरमेंट गलत दे रहा है। तो सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि स्टील टेप को तुमने कैलिब्रेटेड करेक्ट मेजरमेंट ये 20 पे दे रहा है और 40 पे क्या हो गया होगा, इसके साथ ये रॉड बढ़ चुका होगा और यहां पे इसने अब रिकॉर्ड कर दिया 5 मीटर। ये अगर तुम यहां पे देखोगे रिकॉर्डिंग तो अब भी यही 10 का होगा ना, लेकिन एक्चुअल में ये 10 नहीं होगा, कुछ और होगा। तो स्टील टेप ने भले ही यहाँ 5 रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा स्टील टेप बढ़ चुका है। ये 5 सही 5 नहीं है, ये बहुत बड़ा 5 है ना। तो अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर -5 है। हमको इसका ट्रू लेंथ बताना है। चलो करते हैं बात इसके बारे में अब। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि ये मेरे 5 मीटर का टेप था पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ठीक ठाक मेजरमेंट देता था और इसका लेंथ था 5 मीटर। बच्चे बोलो 40 डिग्री पे ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते हो कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सही बात। तो ये 5 मीटर जो होगा इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, है ना। एक्चुअल लेंथ जो टेप का होगा वो 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा। इंक्रीज कितना हो चुका होगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मीटर इंटू 10 टू अल्फा का वैल्यू 10 टू द पावर -5 एंड डेल्टा टी विच इज कितना, विच इज 20 से 40 हो गया था ना, तो आई विल राइट 40 - 20। आती है बात समझ। सो आई विल राइट 5 मीटर इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 20, 20 गुने 500, तो दैट इज 100 मीटर into 10 to the power -5 which is 10 to the power -3 which is equal to 0.001 मीटर। इतना इंक्रीज हो गया होगा टेप का लेंथ। तो फाइनल टेप का लेंथ ये जो यहाँ पे तुमको 0, 1, 2, 3 डॉट 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 यहाँ 5 मीटर उस पे निशान जहां दिखेगा, एक्चुअल में वहां पे क्या होगा 5, ये इसका लेंथ एक्चुअल में 5 प्लस 0.001 मीटर होगा। तो एक्चुअल लेंथ विल बी 5.001 मीटर। सो इलोंगेटेड लेंथ, तो जो एक्चुअल लेंथ अब जो दिखेगा, तो इसका मतलब जो सही मेजरमेंट होगा वो जो तुमको 5 यहां से रीड कर रहे हो वो नहीं है, 5 प्लस इलोंगेशन दैट इज 5.001, दैट्स द ट्रू लेंथ। तो इस तरह से बच्चे आप इसको लिख लेंगे। यहां पे बच्चे देखेंगे हमारे पास दो डिफरेंट रॉड्स है, एक का लेंथ L1 है एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α1 है। ये दूसरा रॉड है, इसका लेंथ L2 है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α2 है। हमको कह रहा है कि अल्फा इफेक्टिव फाइंड करो, या अल्फा इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट निकालना है। बच्चे इसका मतलब क्या है, देखो तुम अगर इस L1 को देखो तो देखो L1 में इंक्रीज इन लेंगे, L1 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, L2 अल्फा डेल्टा टी। अब क्या कह रहा है, हमको अल्फा इफेक्टिव निकालना है। तो अल्फा इफेक्टिव निकालने का मतलब क्या है कि ये L1 है और ये L2 है। तो तुम क्या करो, थ्रू आउट तुम एक सेम मटेरियल से सारे को रिप्लेस कर दो। ये L1 था, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट α1 था। ये L2 था, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट α2 था। मैंने L1 प्लस L2 का रॉड ले लिया, इसमें पहले का थर्मल एक्सपेंशन। अब क्या करना है, थ्रू आउट सेम अल्फा इफेक्टिव और अल्फा इक्विवेलेंट लेना है।
ठीक है, ताकि इस सिंगल रॉड में जिसमें तुमने अल्फा को सेम रखा है थ्रू आउट, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारा जो इलोंगेशन आए वो सेम आए। देखो L1 में इलोंगेशन आ जाएगा, L2 में भी इलोंगेशन आएगा। ये L1 का इलोंगेशन अल्फा 1 पे डिपेंड करेगा, ये L2 का इलोंगेशन अल्फा 2 पे डिपेंड करेगा। अब हमको क्या करना है, सारे सिस्टम में दो अल्फा की जगह कितना अल्फा लगाना है, एक ही अल्फा लगाना है, और जो इस कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन आए वो उस इंडिविजुअल एक्सपेंशन के सम के बराबर आना चाहिए, तब हम इसको अल्फा इफेक्टिव कहेंगे या अल्फा इक्विवेलेंट कहेंगे। मतलब तुमको इसकी जगह एक ही रॉड का इस्तेमाल कर। देखो अल्फा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, अल्फा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है कि आपका रॉड किस चीज का बना है। अगर तुम समझो ये वुड है और ये स्टील है, अगर तुमने यहां पे भी टेम्परेचर सेम राइज किया, यहां पे भी टेम्परेचर सेम राइज किया, हमारा कॉमन सेंस कहता है कि स्टील ज्यादा इलोंगेट होगा। तो देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इसमें क्या लेंथ दोनों का मैं पहले ही सेम ले चुका हूं और टेम्परेचर मैंने दोनों जगह सेम बढ़ाया। तो इसके बाद बचा अल्फा। अब मैं जानता हूं कि वुड अलग एक्सपैंड करेगा, स्टील अलग एक्सपैंड करेगा, तो अल्फा इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। दिस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होगा इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां एक मटेरियल है, उसके हिसाब से कुछ एक्सपेंशन आ गया, यहां मटेरियल लिया दूसरी ज्योमेट्री का और उसमें उसका कुछ अलग एक्सपेंशन आ गया। अब मैं इन दो मटेरियल्स की जगह एक सिंगल मटेरियल रखूंगा, उसका ज्योमेट्री बराबर रखूंगा, इसकी ज्योमेट्री प्लस इसकी ज्योमेट्री L1 प्लस L2। एंड नाउ आई वांट दैट इसका जो एक्सपेंशन सिंगली आए वो इन दोनों के एक्सपेंशन के बराबर आ जाए। दैट इज, इसको हम इस अल्फा को हम अल्फा इफेक्टिव कहेंगे। सो यू विल राइट जस्ट L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। क्या वो इसमें एक्सपेंशन आएगा और ये आना चाहिए बराबर उन दो एक्सपेंशन के, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी कट जाएगा, सो अल्फा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। दैट्स योर आंसर। यहां पे मेरे पास अगला सवाल है कि दो रॉड्स है, एक एल्युमिनियम का है दूसरा स्टील का है। ब्रैकेट में इनका पैरामीटर दे रखा है ज्योमेट्री एज वेल एज थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स। एल एल्युमिनियम और दूसरा दे रखा हमको एल स्टील अल्फा स्टील, है ना। मतलब उसका लेंथ एल स्टील मान लीजिए और उसका लेंथ एल एल्युमिनियम मान लीजिए, उसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा एल्युमिनियम मान लीजिए और इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा स्टील मान लीजिए। अब हीट करने के बाद देखा गया कि दोनों में इलोंगेशन बराबर आ गई है, मतलब एल्युमिनियम की रॉड में और स्टील की रॉड में इलोंगेशन बराबर आ गया है। मतलब इन पैरामीटर्स को इस तरह से एडजस्ट करा है कि सेम टेम्परेचर राइज करने पे दोनों में जो इलोंगेशन आ गई है बराबर आ चुके हैं। तो हमको फिर इस रेशो को अल्फा के टर्म्स में लेके आना है, एल एल्युमिनियम अपॉन एल एल्युमिनियम प्लस एल स्टील। और देखो ये तो ज्योमेट्री में है और हमको जितने भी आंसर्स चाहिए वो अल्फा में ऑप्शंस दे रखे हैं, जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है। तो इस लेंथ के इन लेंथ्स के रेशोज को कहीं से अल्फा के रेशोज में पलटना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इतना तो हम समझते हैं ना कि एल एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी, ये इलोंगेशन हो गया एल्युमिनियम का, इज इक्वल टू एल स्टील अल्फा स्टील डेल्टा टी। इतना तो हम समझते हैं। यहां से डेल्टा टी और डेल्टा टी उड़ जाएंगे दोनों, तो मैंने लिखा एल एल्युमिनियम अपॉन एल स्टील इज इक्वल टू अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्युमिनियम, इतना लिख सकते हैं। अब तुम देखो कि हमारे पास जो रेशो है एल एल्युमिनियम अपॉन एल एल्युमिनियम प्लस एल स्टील, इसको कहीं से अल्फा में पलटना पड़ेगा और पलटने का तरीका तुमको यहां से निकाल चुका हूं कि एल एल्युमिनियम अपॉन एल स्टील का वैल्यू हमको पता है किसके बराबर, अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्युमिनियम। तो क्यों ना मैं यहाँ पे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है एल स्टील, तो क्यों ना मैं एल स्टील से इस न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दूं। तो जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरा जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एल एल्युमिनियम अपॉन एल स्टील डिवाइडेड बाय, यहां कर दिया एल एल्युमिनियम अपॉन एल स्टील प्लस एल एल्युमिनियम अपॉन एल स्टील। बिल्कुल रद्दी तरीके से डिवीजन कर रहा हूं, बिल्कुल कोई स्टेप नहीं खा रहा हूं, ताकि तुमको समझ आ जाए अच्छे से क्या करा है, क्योंकि इस चीज का मुझे वैल्यू पता है और मैं इस अपनी एक्सप्रेशन को इसी तरह इन्हीं टर्म्स में लेके आना चाहता हूं। अब क्या यहाँ पे ये चीज, ये एल स्टील है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे एल स्टील अपॉन एल स्टील हमारा 1 के बराबर हो जाएगा।
एंड यहाँ पे एल एल्यूमिनियम अपॉन एल स्टील आ जाएगा, और यहाँ पे भी एल एल्यूमिनियम अपॉन एल स्टील आ जाएगा। तो इसको लिख दूं अब अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम, तो इसको लिख दिया अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम, और सवाल खत्म। तुम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा एल्यूमिनियम प्लस अल्फा स्टील, और यहाँ पे अल्फा एल्यूमिनियम कैंसिल, सो इट विल बिकम अल्फा स्टील अपॉन अल्फा स्टील प्लस अल्फा एल्यूमिनियम, दैट्स योर आंसर। अल्फा स्टील अपॉन अल्फा स्टील प्लस अल्फा एल्यूमिनियम, ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो एक होल ड्रिल करा है एक सर्कुलर प्लेट में, ये सर्कुलर प्लेट है कैसा भी, इसमें एक होल ड्रिल करा है, और इस होल का डायमीटर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। अब टेम्परेचर बढ़ के हमने करा दिया है 177 डिग्री सेल्सियस, तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि अल्फा और अल्फा दे रखा है, तो मैं पूछ रहा हूं कि इस होल का डायमीटर के साथ क्या होगा, कितना बढ़ेगा वो। देखो बेटे, अगर तुम्हारे पास कोई लेंथ होता, देखो यहाँ पे समझने वाले इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इन सेंस कि यहाँ पे मेटल नहीं है। अगर एक मेटेलिक रॉड दे देता और उसमें पूछता कि ये इंक्रीज कितना होता, तो तब तुम कहते एल अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे रॉड तो है नहीं एज सच, है ना, मेटल है नहीं एज सच, तो अब क्या करोगे, इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे। बेटे मैंने कहा था कि ऑल द एनलार्जमेंट जो भी होगा दैट विल बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर। तो अगर इस होल का देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, अगर मैं यहाँ पे तुमको एक मेटल का एक लाइन दे देता, एग्जैक्टली एक लाइन दे देता, देखो यहाँ तो मेटल का लाइन नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो मेटल का लाइन है ना, मैं इसके बारे में पूछूं कि ये कितना इंक्रीज होगा, यहां तो लगा सकते हो, और अगर यहां लगाया बिकॉज द शेप इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल, देखो ये डबल तो वो भी डबल, तभी तो सिमिलर होगा। अरे अगर खाली ये डबल हुआ और ये छोटा रह गया, तो क्या ओरिजिनल पहला शेप और बाद वाला शेप सिमेट्रिकल रहेगा, नहीं रहेगा सिमेट्रिकल। तो तुमको ये देखना ही नहीं है कि मेटल है वहां के नहीं है, बिकॉज द सिस्टम अगर होमोजीनियस है, सेम मेटल का बना है, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होगा, फोटोग्राफिक जूम होगा, तो कोई भी लेंथ अगर यहां डबल होगी तो यहां पे भी डबल होगी। तो तुम बिंदास अपना फॉर्मूला लगाओ, डोंट बॉदर अबाउट वेदर दिस इज अ मेटल और नॉट। मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पे रिंग के बारे में एक्सपेंशन पूछता कि इस रिंग का एक्सपेंशन कितना होता, इस रिंग के बारे में, है ना, ये रिंग है जिसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं है, अब इसका डायमीटर बता रहा हूं कि कितना इंक्रीज होगा। बेटे क्या अगर ये डायमीटर, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इतना तो क्लियर है ना कि सर्कमफ्रेंस डबल होगा, और सर्कमफ्रेंस डबल होगा ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी के लिए आपका रेडियस और डायमीटर दोनों डबल होना चाहिए। So whether there is metal or not metal, it doesn't matter. If the system is homogeneous and it will have to increase, it will have to expand such that the final shape is geometrically similar to initial shape. So every dimension increases by same proportion. Clear or not? अभी करते हैं बात, क्या दिक्कत है। तो डेल्टा एल्फा, उसके बाद तो कुछ है नहीं, 5 सेंटीमीटर इंटू अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी का वैल्यू 27 से 177, तो मतलब 150 डिग्री सेल्सियस, एंड यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू कैंसिल, द आंसर विल बी इन। तो डेल्टा एल, तो मैं सबसे पहले कर देता हूं काम, 5 इंटू 1.6 विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 150। सो क्या ये 8 सिपरा सिपर 8 पंचे 40 और 8 का है 8, और ये 1200 गुने 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा एल का वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा इन सेंटीमीटर्स, दैट्स योर आंसर। अगला सवाल देखेंगे, टू रॉड्स ए एंड बी है हमारे पास, विद एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स इन द रेशियो 4:3 हैव इक्वल लेंथ्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, देन द लेंथ ऑफ ए एट 180 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एट, देखो ये दो रॉड्स हैं ए एंड बी। अब देखना, तो यहां पे क्या हुआ है कि हमने इन दोनों को हीट कर दिया है, और जैसे हीट करा तो फिर क्या हुआ, 30 पे तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका लेंथ और इसका लेंथ हमने बराबर रखा था, है ना। अब इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया कितना, 180 डिग्री सेल्सियस, एंड 180 ऑब्वियसली इसमें इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 4 टाइम्स है 3 के, तो ये देखो डेल्टा एल किसके बराबर होता है,
एल अल्फा डेल्टा टी। तो इसका अल्फा ज्यादा है तो ये एक्सपेंशन ज्यादा हो गया होगा 180 तक। आती है बात समझ। अब ये रॉड बी है, इसको भी हमने हीट कर दिया एंड ये भी, इसको भी सेम लेंथ तक हीट करना है। तो अब बताना है कि इसमें कितना टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इसमें कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली बेटे आपको पता है कि उसका ए का अल्फा ज्यादा है। देखो रेशियो ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज 4:3, तो इसका 4 है और इसका 3 है। आती है बात समझ। अगर उसका 4 अल्फा माना जाए तो इसका 3 अल्फा माना जाएगा। तो तुमको पता है कि इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा दूसरे में वो कम आएगा अगर टेम्परेचर सेम राइज करेंगे। अगर इसको भी 180 तक ही करा होता तो इसमें इंक्रीमेंट होके जो लेंथ बनता वो इसके बराबर नहीं बनता, इससे कम बनता, बिकॉज इसका अल्फा कम है। अगर इनिशियल टेम्परेचर सेम, इनिशियल लेंथ सेम, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। अब जिसका अल्फा ज्यादा उसका इंक्रीमेंट ज्यादा, तो पहले मैं 180 तक ले जाने में इंक्रीमेंट ज्यादा आ जाता, और दूसरे में अगर सेम टेम्परेचर तक ले जाते तो इंक्रीमेंट कम आता और लेंथ बराबर नहीं रहता। इसलिए हमने इसको क्या करना है, एक डिफरेंट टेम्परेचर विच विल बी हायर वहां तक राइज करना है, ताकि जो हमारा इसका लेंथ और इसका लेंथ फाइनली भी सेम रहे, इनिशियली सेम, इनिशियली सेम। तो मैं अगर एक ही इंक्रीज की बात करूं तो मैंने लिखा डेल्टा एल जो होगा दैट विल बी एल नॉट अल्फा, एंड अल्फा इसका 4 टाइम्स है ना, तो मैं इसको 4 अल्फा लिख देता हूं। देखो मैं इसका अल्फा 4 अल्फा मान लेता हूं और इसका अल्फा 3 अल्फा मान लेता हूं। एज सच के रेशो जो होगा अल्फा अल्फा कैंसिल 4:3 आ जाएगा। एल नॉट 4 अल्फा इंटू इसका इंक्रीज 180 माइनस 30, सही बात है। एंड बी की बात करें तो इसका इंक्रीज एल नॉट 3 अल्फा टी माइनस 30, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी यूज कर रहा हूं। तो जो पहले का इंक्रीज और दूसरे का इंक्रीज है, ये दोनों इंक्रीजेस बच्चे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि देखो इनिशियल लेंथ सेम, फाइनल लेंथ सेम, तो क्या इंक्रीज भी सेम कराना चाहिए। तो इसका मतलब पहले का इंक्रीज और दूसरे का इंक्रीज सेम होना चाहिए। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा अल्फा कट जाएगा, आपको टी में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा दैट कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। तो यहां से जैसे तुमने इनको इक्वेट कर दिया तो तुम देखोगे यहां से अल्फा एल नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट 4 into 180 minus 30 that is 150 is equal to 3 into t minus 30। अब 3 से 150 को काट सकते हो 50 बार, so you will get 4 into 50 is equal to t minus 30, and 4 into 50 is 200, so t is 200 plus 30 which is 230 degree Celsius, that's it। आती है बात समझ। तो यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 230 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यू कैन राइट इट। तो बच्चे अब तक जितना भी बात करा था एक लाइन एलिमेंट था, उसका एक्सपेंशन की बात कर रहा था। अब मैं एरियाज के बारे में आऊंगा। मैंने लाइन एलिमेंट्स पे आपको 5-6 क्वेश्चन भी करा दिए ताकि तुमको एक बार अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाए। उसका समरी एक बार बता देता हूँ कि डेल्टा एल तुम्हारा किसके बराबर होता था, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एंड मैंने कहा था कि ये चीजें भी याद रखना, कभी कभी यूज हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और कहीं इस तरह से भी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा। ये तीनों चीजें आप इस तरह से, आपको याद तो एक ही रखना है, बाकी कन्वर्जन समझ लेना कि कहीं पे अगर डीएल बाई डी टी आए तो दिमाग में आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको एल नॉट अल्फा में कन्वर्ट करा जा सकता है। आती है बात समझ कि नहीं आती है बात समझ। तो मैं इसके बाद और एक चीज बताता हूँ कि देखो ये एक लाइन एलिमेंट की बात हो रही थी सारी अब तक, तो ये इंक्रीज इन लेंथ था। अगर ये एल नॉट था उसमें इतना इंक्रीज हुआ था, और अगर मैं तुमको फिर ये पूछता कि बताओ कि फाइनल लेंथ कितना हो गया, तो तुम कहते हैं कि एक तो एल नॉट इनिशियल था और इसमें इंक्रीज हो गया था एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो एल नॉट अगर कॉमन ले गया है तो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आपका फाइनल लेंथ हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस तो कर चुके हैं कि ये सब चीजें आप समझ चुके होंगे, है ना। तो आगे हम बात कर सकते हैं, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल मैं आगे अगले टॉपिक पे चलता हूँ विच इज सरफेस एरिया, जो हमारा होगा जहां पे एरिया एक्सपेंशन होगा या वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। जरा देखना। सबसे पहले मैं मटेरियल के 2 क्लासेस के बारे में बात करता हूं। वन इज आइसोट्रोपिक, अदर इज नॉन आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं बेटे, कि जिनमें हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा तो आइसोट्रोपिक होगा, और अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं हुआ तो नॉन आइसोट्रोपिक होगा। जरा समझना, मान लो कि इस तरह से मेरे पास एक शीट है,
ठीक है, अब समझना। मान लो कि ये मैंने एक यहाँ पे एक गोल्ड का बार रखा है, ये फिर सिल्वर का बार रखा है, ये डायमंड का बार रखा है ना। तो मेटल प्रेफर करूंगा तो इसको कॉपर ले लेता हूं, बिकॉज नॉन मेटल्स कितना ही एक्सपैंड होते हैं। इस तरह से दे देता हूं इसको। ठीक है, अब समझना बच्चे, मान लो कि मैंने इसको हीट कर दिया, मैंने इसको हीट कर दिया, ये रेक्टेंगल है मान लेना, ये दो हुआ, ये भी दो हुआ, ये दो हुआ, एज सच ये टोटल 6 हुआ, और ये वाला 8 हुआ। अब देखना बेटे, अब इसको हीट कर दिया, जब हीट करा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, इधर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटे इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो ये तो इस तरह से हो जाएगा, ये दो मान लो इस तरह से इंक्रीज हो गया, एंड मे बी दिस टू एक्सपैंड इज डिफरेंटली, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, सेम मटेरियल होता सेम अल्फा होता सेम एक्सपेंशन होता, लेकिन यहाँ मटेरियल डिफरेंट तो ये डिफरेंटली एक्सपैंड हो जाएगा। एंड मैंने मान लिया बिकॉज सिल्वर है तो मैंने थोड़ा कम मान लिया, और कॉपर है तो मैंने थोड़ा और कॉमन कम मान लिया। बच्चे आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, आई एम जस्ट अस्यूमिंग द थिंग्स। यहाँ गोल्ड, इसको थोड़ा ज्यादा ही मानेंगे एक्सपैंड हो गया। सिल्वर को इमेजिन करो, है ना, मैं नहीं मान लो कि यहाँ बॉन्डिंग इतना वीक है कि ये रिलेटिवली एक्सपैंड कर जाए। कॉपर जो है ये इस तरह से हो गया, है ना, मान लो कि फ्रीली एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना, ये इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, ऐसा एग्जाम्पल ले लो। तो बच्चे तुमने यहां के बाद देखा कि ये जो शेप होगा फाइनल, इट विल नॉट बी सेम एज इनिशियल। तो ऐसे मटेरियल में, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज आ रही है, गोल्ड टू, सिल्वर टू, कॉपर टू, और इस डायरेक्शन में गोल्ड टू, यहाँ पे सिल्वर टू, यहाँ पे कॉपर टू। सो प्रॉपर्टीज इन एक्स एंड प्रॉपर्टीज इन वाई आर नॉट सेम, यू कॉल इट नॉन आइसोट्रॉपिक, कॉल इट नॉन आइसोट्रॉपिक। और बच्चे ऐसे मटेरियल्स में यू डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा जो फाइनल शेप होगा दैट विल बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू इनिशियल शेप, है ना, जैसे कि मैंने तुमको डेमोन्स्ट्रेट करा दिया। मैं वहां पे बार बार ये होमोजीनियस होमोजीनियस वर्ड यूज कर रहा था, बिकॉज मैं एस्यूम करा रहा था तुमको कि मेटल सेम है थ्रू आउट। अगर कॉपर होता तब जितना इंक्रीज इधर होगा उतना इंक्रीज उधर होगा। आती है बात समझ के नहीं? और बच्चे ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल में मान लो इनमें खतरनाक तरह का वेल्डिंग कर रखा है, वो खतरनाक तरह का वेल्डिंग कर रखा है, तो ये इसको रिलेटिवली मोशन नहीं करने देगा, ये इसको फिसलने नहीं, मतलब अगर इनमें वेल्डिंग खतरनाक तरह की करी है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? तुमको क्या लगता है ये गोल्ड छोड़ेगा फिर इसको? मतलब यहाँ पे फिर ये बॉन्डिंग को छोड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा कि तू ज्यादा जाना चाहता है, मैं नहीं जाने दूंगा ज्यादा, तुमको रोक लूंगा थोड़ा, तुमको थोड़ा रोक लूंगा इस तरह से। तो मतलब फिर क्या होगा, ये कंबाइंड एक इफेक्टिव इलोंगेशन होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नेचर की कैसे होगा, वो बाद में ऐसे सवाल हम देख लेंगे बायोमेटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। बट फिलहाल के लिए मैं इतना समझाना चाहता हूं कि जो एक्सपेंशन या इलोंगेशन होगा, दैट इज जो मैंने अभी तक फॉर्मूले बताए थे कि सिमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली सिमिलर हर कोई शेप होता है, दैट्स ओनली ट्रू व्हेन योर मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। अगर आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है तो तब ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं होगा। इतनी बात समझते हैं सब लोग? ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह से मेरे पास एक क्यूब है। सबसे पहले एक प्लेट की बात करता हूं। मान लीजिए कि ये एक डायमेंशन है L1 इसमें, और ये एक डायमेंशन L2 है। बेटे मान लिया कि यहां के साइड प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और यहां साइड प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और इस साइड का मैंने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 माना है लेंथ में, और यहां पे इसको एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं और इसको वाई डायरेक्शन बोलते हैं ना, हम ऐसा कन्वेंशन बता देंगे। इसमें मान लीजिए अल्फा 1 इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, और इस डायरेक्शन में अल्फा 2 एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, बिकॉज हमने मटेरियल प्रॉपर्टी बिहेवियर जो इस साइड से इस साइड करा है वो एक तरह का है, और इस साइड से इस साइड दूसरी तरह का है। थोड़ा बहुत क्लोजली रिलेवेंट फील मैंने तुमको यहां से दिला दिया है। आती है बात समझ? नहीं आती है बात समझ? तो अब मुझे बताना है कि इसका एरिया जो है वो उसमें देखो, तो अब क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे पहले मैंने तुमको फॉर्मूला दिया था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, कितना सही? अब मैं क्या कह रहा हूं,
कि यहाँ पे अब मैं लेंथ की बात नहीं करूंगा, एरिया की बात करूंगा, क्योंकि पहले मेरा एलिमेंट जो था वो लीनियर था, तो मैं देख रहा था कि उसमें लेंथ कितना इंक्रीज हुआ। अब मेरा जो एलिमेंट है दिस इज सरफेस बेस्ड है ना, तो दिस इज अ पीस ऑफ एरिया। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज हाउ मच इज द एरिया इंक्रीजिंग, हाउ मच इज द एरिया इंक्रीजिंग। मैं वो देखना चाहता हूं कि इसमें एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई खास बात नहीं लगती। तो मैं क्या कहता हूं कि देखो, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्सपेंशन इज बेसिकली ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स, एक्सपेंशन इज बेसिकली ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने क्या कहा कि एक्सपेंशन इज बेसिकली ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, जितना ज्यादा एटम्स उतना ज्यादा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स, जितना ज्यादा एटम्स उतना ज्यादा एक्सपेंशन। एंड यहां पे क्योंकि मैंने पहले कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल, तो मैंने वहां पे ले लिया था एक लेंथ एलिमेंट, क्योंकि जितने भी एटम्स थे वो एक लाइन में थे। अब यहां पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना फिर से इम्पॉसिबल, तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्रिक टर्म लूंगा, कौन सा, एरिया। तो डेल्टा ए विल बी डिपेंडेंट अपॉन ए, डेल्टा ए विल बी डिपेंडेंट अपॉन ए। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ? सो आई विल से डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू, क्या डेल्टा टी पे भी जैसे जरा इसके साथ बस कंपेयर करते जाओ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो मैं यहां पे लिख दूंगा डेल्टा टी, यहां पे अल्फा था, इसको लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहेंगे, और यहां पे मैं लिख देता हूं बीटा विच इज द सरफेस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। आती है बात समझ, नहीं आती है? बिल्कुल वैसा ही है, देखो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ was dependent upon initial length, यहां पे dependent upon initial area, was dependent upon the coefficient of thermal expansion, linear thermal expansion coefficient, और यहां पे मैं लिखूंगा surface thermal expansion coefficient, area expansion coefficient beta, and temperature difference, और यहां पे भी temperature difference। so I will say कि यहां पे तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आया, so you will just write delta A is equal to A into beta into delta T। सही बात, गलत बात? अब मैं अगर क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में इसी तरह से बात करता, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में इसी तरह से बात करता, तो वहां पे मैं क्या कहूंगा कि जो वॉल्यूम होगा, देखो सर पॉजिटिव, देखो तो मैंने कहा था कि अगर एक लेंथ एलिमेंट है तो इसमें जो इलोंगेशन वो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होगा, और अगर मेरे पास एक एरिया एलिमेंट ए है, इसमें इसी के साथ इसी से कॉरस्पॉन्डेंस में एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, डेल्टा ए विल बी ए नॉट जो इनिशियल एरिया, एंड यहाँ पे अल्फा से डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज दिस एल जो अल्फा जो था वो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट था, यहाँ पे बीटा जो होगा वो सरफेस एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। क्लियर और नॉट? और यहाँ पे बेटे अगर मेरे पास एक वॉल्यूम होता, अब टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे हर डायमेंशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा लास्ट में, ठीक है? तो जैसे इसमें हर कोई डायमेंशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली यू विल सी कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा, और यहाँ पे तुम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करोगे तो यू विल राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा टी। सही है क्या? बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस फॉर्मूले है, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। देखो elongation will depend upon always, expansion will depend upon the number of atoms, number of atoms को काउंट करना इम्पॉसिबल इसलिए लिख दिया यहाँ पे लेंथ, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल यहाँ लिख दिया एरिया, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना इम्पॉसिबल यहाँ लिख दिया वॉल्यूम। समझते हो बात को, नहीं समझते बात? तो देखो, क्या इलोंगेशन नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा? यस। क्या नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हो? नो। तो क्या कर दिया है, नंबर ऑफ एटम्स की जगह क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया, इज ए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहां पे भी क्या लिख दोगे, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी एरिया, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने एटम्स है वो इस एरिया में स्प्रेडेड। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को नहीं काउंट कर सकते, इसलिए तुमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। एंड यहाँ का कोएफिशिएंट अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ? ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए कि यहाँ पे अगर हमारे पास लेंथ ना होके अगर एरिया के बारे में कैलकुलेशंस करनी होती तो यू विल जस्ट राइट बीटा एंड गामा इन प्लेस ऑफ अल्फा एंड बीटा। नाउ यू राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो, हम सबसे पहले अल्फा और बीटा में रिलेशन लेके आएंगे, फिर अल्फा और गामा में लेके आएंगे।
समझ लीजिए कि आपके पास एक एरिया एलिमेंट है जिसका लेंथ यहाँ L1 और यहाँ L2। बेटे अगर ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा, आइसोट्रॉपिक मतलब इधर का ज्योमेट्रिक, इधर का थर्मल प्रॉपर्टी और इधर का थर्मल प्रॉपर्टी सेम, तो जो एक्सपेंशन इधर आएगा वही एक्सपेंशन इधर आएगा। जितना इंक्रीज इन एरिया यहां होगा उतना ही इंक्रीज इन एरिया इस साइड, जितना इंक्रीज इन लेंथ इधर होगा उतना ही इंक्रीज इन लेंथ इधर होगा। तो तब मैं इस डायरेक्शन का अल्फा और इस डायरेक्शन का अल्फा सेम लिखूंगा। बट अगर ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं है तो जो इधर का प्रॉपर्टी और इधर का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। I will write alpha in this direction and alpha 1 in alpha x in this direction and alpha y in this direction। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ? जरा देखते हैं। तो मैं एरिया को बच्चे लिख सकता हूं L1 into L2 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो DA अपॉन A को लिख सकते हैं, एरर का प्रॉपर्टी याद करो, DL अपॉन L1, DL1 अपॉन L1 प्लस DL2 अपॉन L2। बेटे टेम्परेचर चेंज करने से ये वाला डायमेंशन भी इंक्रीज होगा, ये वाला डायमेंशन भी इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट आपका एरिया भी इंक्रीज होगा। तो यू राइट DA अपॉन A इज इक्वल टू DL1 अपॉन L1 प्लस DL2 अपॉन L2। बेटे क्या तुमको मैंने स्टार्टिंग से ही बार बार बता दिया था कि जो डेल्टा L होता है उसको L0 अल्फा डेल्टा T कह सकते हो। तो जब तुमको DL अपॉन L कहीं पे यूज में आ जाए तो तुम उसको L0 इसको अल्फा 1 डेल्टा T के बराबर लिख दो, अल्फा डेल्टा T के बराबर लिख दो। क्या मैं स्टार्टिंग से ये बता रहा था? तो यहां पे मैं फिर से वही चीज अब यूज करूंगा। तो DA अपॉन A इज इक्वल टू, इसको लिख दूं अल्फा 1 एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है डेल्टा T, और इसको लिख दूं अल्फा 2 डेल्टा T। क्या बच्चे इसको भी लिख सकते हैं बीटा डेल्टा T? बिकॉज DA अपॉन A इज इक्वल टू बीटा डेल्टा T। तो यहां पे इसको क्या बीटा डेल्टा T लिख दूं इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा T प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। सही बात। तो क्या यहां से डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T हर जगह से उड़ जाएगा? सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो या फिर बीटा इज इक्वल टू अल्फा x प्लस अल्फा y। ये मेरा जनरल मटेरियल के लिए हो गया जिसमें डायमेंशन x में तो सेम है लेकिन y से डिफरेंट है ना? y में थ्रू आउट डायमेंशन को सेम माना है लेकिन x से डिफरेंट माना है। राइट और नॉट रॉन्ग? तो अब देखना यहां पे इन केस यू हैव आइसोट्रोपिक मटेरियल, इन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स you can simply write beta is equal to 2 alpha because तब अल्फा एक्स और अल्फा वाई दोनों बराबर होंगे एंड यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बच्चे फॉर एग्जांपल ए मटेरियल इज मेड अप ऑफ कॉपर थ्रू आउट, तो क्या इधर भी कॉपर इधर भी कॉपर, तो उस केस में बीटा 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा, है ना? दैट्स इट। अच्छा आई लीव इट एज अ होमवर्क टू यू कि अगर, या फिर चलो बता ही देता हूं, अगर मेरे पास 2 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन होता, मैं यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। देखो मैं फिर लिख देता हूँ v इज इक्वल टू L1 L2 L3 dv by v is equal to dl1 by l1 plus dl2 by l2 plus dl3 by l3। अगर मेरे पास 3 मटेरियल होते, अगर 3 डायमेंशन होते, तो इसको लिख देता गामा डेल्टा टी, इसको लिख देता अल्फा 1 डेल्टा टी, इसको लिख देता अल्फा 2 डेल्टा टी, इसको लिख देता अल्फा 3 डेल्टा टी। सेम प्रोसीजर एक बार ट्राई कर लेना, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख ही ले रहा हूँ। फिर भी गामा किसके बराबर आ जाता? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस alpha 3। in case you had an isotropic material so you will write gamma is equal to 3 alpha। तो इन कंक्लूजन हमारे पास रिलेशनशिप्स क्या आ गई? हमारे पास रिलेशनशिप्स आ गई, पहली चीज बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई अगर नॉन आइसोट्रॉपिक है, एंड अगर आइसोट्रॉपिक है तो देन सिंपली 2 अल्फा। ये नॉन आइसोट्रॉपिक एंड ये आइसोट्रॉपिक, एंड सिमिलरली गामा बराबर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड और 3 अल्फा और आइसोट्रोपिक। आती है बात समझ? नहीं आती है बात समझ? पॉज इट एंड राइट इट। बच्चे यहां देखेंगे अगला सवाल हमारे पास है, एक नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है जिसका अल्फा एक्स और अल्फा वाई, अल्फा एक्स तो दे रखा है 5 × 10 टू द पावर -10 और अल्फा वाई और अल्फा जेड दोनों बराबर है 5 × 10 टू द पावर -11। हमें गामा फाइंड करना है। बेटे तुमको मैंने बेसिक फॉर्मूले ये बता दिए थे कि डेल्टा एल जो होता है L0 अल्फा डेल्टा टी होता है,
डेल्टा ए जो होता है वो ए नॉट बीटा डेल्टा टी होता है, एंड डेल्टा वी जो होगा वो वी नॉट गामा डेल्टा टी होगा। आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे हो, तो उतनी मुश्किल बात नहीं है। बट सवाल अभी ये है कि किसी केस में आपको खाली अल्फा दिया जाता है और फिर ये बीटा और गामा, देखो अगर तुमको मैं वॉल्यूम दे दूं और गामा दे दूं और टेम्परेचर दे दूं, क्या तुम वॉल्यूम एक्सपेंशन निकाल सकते हो? सिमिलरली यहाँ बीटा दे दूं, एरिया दे दूं और टेम्परेचर दे दूं, क्या एक्सपेंशन निकाल सकते हो? यहाँ लेंथ दे दूं, अल्फा दे दूं, एक्सपेंशन टेम्परेचर दे दूं, क्या एक्सपेंशन निकाल सकते हो? बट कभी सवाल में क्या होता है, तुमको क्या देगा? अल्फा देगा, वॉल्यूम दिया, अल्फा दिया और टेम्परेचर चेंज दिया, बोलो निकालो इलोंगेशन। अब इलोंगेशन निकालने का या निकालो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन निकालने का तरीका तो ये था वी नॉट गामा डेल्टा टी, ये तरीका था। बट यहां दिक्कत क्या है, गामा पता नहीं है, उसने क्या दे दिया? अल्फा। अब उसके लिए मैंने तुमको कुछ रिलेशंस अभी बता दिए कि जिससे अगर तुमको अल्फा भी दे दे तो तुम गामा निकाल पाओ, है ना? जैसे मैंने कहा था कि बीटा जो होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू होगा अगर नॉन आइसोट्रॉपिक है, और आइसोट्रॉपिक है तो टू अल्फा होगा। एंड गामा जो होगा दैट इज अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, और नॉन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक हुआ तो थ्री अल्फा होगा। अब यहां पे देखेंगे हमें अल्फा दे रखे हैं तीनों डायरेक्शंस के और हमें गामा निकालना है। सो तुम क्या चाहते हो, शैल आई डिराइव दैट गामा एक्सप्रेशन वंस मोर? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ डिराइव कर देता हूँ ताकि तुमको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। So I will write V is equal to L1, L2, L3, dV by V is equal to dL1 by L1 plus dL2 by L2 plus dL3 by L3। इस चीज के बारे में 100 बार बता चुका हूं कि इसको अल्फा वन डेल्टा टी लिख देना, इसको अल्फा टू डेल्टा टी लिख देना, इसको अल्फा थ्री डेल्टा टी लिख देना। अगर तुमको कंफ्यूजन आता है तो क्या डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल जो हो गया क्या वो अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा? ये भी अल्फा टू डेल्टा टी के बराबर होगा, ये अल्फा थ्री डेल्टा टी के बराबर होगा। बिकॉज यहाँ का एक्सपेंशन अलग है, यहाँ का एक्सपेंशन अलग है, यहाँ का एक्सपेंशन अलग है। तो जब L1 की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा L1 इज इक्वल टू L1 इंटू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा L1 अपॉन L1 लिखूंगा बराबर अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। तुम्हारे लिए एक बार फिर लिख देता हूं डेल्टा L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। क्या सेम चीज इसके बारे में भी कहूंगा और सेम चीज इसके बारे में भी कहूंगा? इतना तो समझ लो यार। तो यहां से क्या बन जाएगा, L1 अल्फा वन, डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल ही होना है, और इसको सिमिलरली क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, गामा गामा बराबर अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। जस्ट सबस्टिट्यूशन से ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा वन डेल्टा टी, यहाँ अल्फा टू डेल्टा टी, यहाँ अल्फा थ्री डेल्टा थ्री। और तुमको ये भी तो पता है ना कि वी वन वी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे तुम डेल्टा वी अपॉन वी की जगह क्या लिखोगे, गामा डेल्टा टी। तो इधर लिख दिया गामा डेल्टा टी, इधर लिख दिया अल्फा वन डेल्टा टी, इधर लिख दिया अल्फा टू डेल्टा टी, इधर लिख दिया अल्फा थ्री डेल्टा टी, और एक सेकंड में तुम्हारे पास आ गया गामा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। तो ये तुम्हारा नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए था, ये आइसोट्रॉपिक के लिए था। मैंने फिर से एक बार तुमको सारी ही थ्योरी फिर से समझा दी है। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा वन का वैल्यू देखना 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 10, एंड देन अल्फा टू और अल्फा थ्री दोनों है 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 11। तो यहाँ दो बार ऐड करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 10 प्लस 2 पंचे 10, तो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 10। अब यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 तुम्हारा 5 बार है, यहाँ एक बार है, तो देन गामा विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये भी जे मीन्स का आया हुआ सवाल है। आई होप यू कैन पास इट एंड राइट इट। अब यही डिफरेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स पे एक दो सवाल करा देता हूँ ताकि आपको इनका भी थोड़ा बहुत यूज समझ आ जाएगा। एक तो करा ही चुका हूँ, अगला करा देता हूँ। एक मेटल क्यूब है, इसमें जो इंक्रीज हो गया वो 0.3% हो गया वॉल्यूम में जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 50 डिग्री सेल्सियस। देन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज, अब समझना, मेटल क्यूब है, एक एक करके समझते हैं बातों को। मेटल क्यूब है, ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया एंड इसमें वॉल्यूम चेंज आ गया है 0.3%, मतलब वॉल्यूम बड़ा होगा कितना, 0.3%। बेटे जब सॉलिड की बात, देखो जब लाइन की बात करेंगे तो अल्फा आएगा, जब एरिया की बात करेंगे तो बीटा आएगा, और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो बच्चे गामा आएगा। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ?
और अगर बच्चे यहाँ गामा आ गया तो इसका मतलब कि यहां से अगर हमको इंक्रीज पता चल गया तो गामा निकल जाएगा, गामा निकल जाएगा आराम से। लेकिन हमें चाहिए क्या? अल्फा। तो अच्छी बात है, हमको गामा और अल्फा में रिलेशनशिप भी पता है। और जब इसने कहा मेटल क्यूब, तो क्या सारे के सारे क्यूब को सेम मेटल के बराबर मान लो? बेटे गामा किसके बराबर? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। आती है बात समझ? बट यहाँ पे अगर इसने मेटल क्यूब कहा तो सारा क्यूब सेम मेटल का, तो ये होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रोपिक होगा। तो गामा को डायरेक्टली 3 अल्फा के बराबर लिख दूं। तो व्हाट आई एम सेइंग, स्टेप 1 आई विल फाइंड गामा। Once gamma is found, I will equate it to 3 alpha and I will find alpha. Clear or not? तो जरा करते हैं सॉल्व फिर। तो यहाँ पे डेल्टा V को लिख दिया V नॉट गामा डेल्टा T। तो यहाँ से अब देखना, मुझे इंक्रीज दे रखा है 0.3%। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो डेल्टा L बाई एल होगा दिस विल बी फ्रैक्शनल इंक्रीज, एंड इसी तरह से डेल्टा V बाई V दिस विल बी फ्रैक्शनल इंक्रीज। लेकिन डेल्टा V बाई V इंटू 100 विल बी परसेंटेज इंक्रीज। आती है बात समझ? तो यहाँ पे डेल्टा V बाई V का वैल्यू V इंटू 100 जो है परसेंटेज इंक्रीज, वो दे रखा है किसके बराबर? 0.3%। तो अगर मैं खाली डेल्टा V बाई V को फाइंड करूं तो दैट विल बी 0.3 बाई 100। राइट और रॉन्ग? और 3 इंटू 10 टू द पावर -4। सही बात? जरा यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल्टा V बाई V को यहां से लिखा जा सकता है गामा डेल्टा T के बराबर। ठीक है, और इसका वैल्यू अभी निकाल चुका हूं, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू गामा इंटू 50। टेम्परेचर इंक्रीज कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। सो आई विल राइट 100/2। सही बात है? तो यहां से कर सकते हैं इसको, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू गामा। करेक्ट और नॉट? एंड वंस दिस इज फाउंड देन अल्फा इज पीस ऑफ केक। तो मैं लिख सकता हूं गामा की जगह 3 अल्फा, 6 इंटू 10 पावर -6 इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 3 से 2 बार जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू अल्फा व्हिच वाज टू बी फाउंड, एंड दैट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो वंस अगेन यहाँ पे हल्का से कैलकुलेशन एरर हुआ था, आई अपोलोजाइज। ये 0.3/100 जो होगा दिस विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर -3। एक्चुअली मैंने 3 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखा था। इसके लिए दिस विल बी 10 पावर -2 एंड देन यू विल राइट 3 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2 दैट्स 3 इंटू 10 पावर -3। एंड बाकी तुम यहाँ पे सेम आंसर विल बी जस्ट 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू अल्फा। तो अगला सवाल है कि हमारे पास एक कॉपर का प्लेट है, इसमें लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया 1%। तो हमें बताना है कि इसमें एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है बेटे, देखो कॉपर प्लेट है, तो अगर कॉपर कहा तो आइसोट्रोपिक अपने आप कहा, तो ये L1 है, ये 2L1 है, इस तरह से। अब इसमें इसने कहा कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%। बच्चे लेंथ इंक्रीजेस बाय 1% का मतलब क्या हुआ कि ये भी 1% इंक्रीज होगा, ये भी 1% इंक्रीज होगा। ट्राई टू कैच इट। बच्चे इसका लेंथ ज्यादा है लेकिन परसेंटेज इंक्रीज सेम होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि डेल्टा L बाय एल जो होता है वो अल्फा डेल्टा T के बराबर होता है। और यहाँ पे ये L के ये जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आ गया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन अल्फा एंड डेल्टा T। स्टार्टिंग याद करो। आती है बात समझ? तो यहां पे तुम देखोगे कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। ये साइड अगर दोगुना भी है तो इसमें भी परसेंटेज इंक्रीज वही आएगा जो इसमें परसेंटेज इंक्रीज आएगा। इंक्रीज इसमें ज्यादा आएगा लेकिन परसेंटेज इंक्रीज दोनों में सेम आएगा। याद है क्या? आई होप से याद होगा। अब देखना, तो मैं एरिया को किसके अच्छा मुझे इंक्रीज इन एरिया निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। तो मैं कहता हूं कि डेल्टा L बाय एल जो होगा दैट इज अल्फा डेल्टा T एंड दिस इज 1, मतलब इसको दिस इज 1% है ना। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% होगा। तो डेल्टा A बाई ए को क्या मैं सिमिलरली लिख सकता हूं बीटा डेल्टा T। तो इसका मतलब जो डेल्टा A बाई, बिकॉज दिस इज आइसोट्रोपिक, सो कैन आई राइट डेल्टा A बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा डेल्टा T, बिकॉज बीटा की जगह 2 अल्फा लिख सकते हैं। अब इस चीज का वैल्यू तुमको पता है 1% है एज बिफोर, तो डेल्टा A बाई ए अपने आप क्या 2% हो जाएगा। अरे ये चीज 1% क्या, ये चीज 1%, ये चीज 1%, तो इसमें एरिया में तो बस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और तुम चाहो इस सब के बगैर भी कर सकते हो। यू विल राइट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देन डीए बाई ए
इज इक्वल टू dl/l प्लस db/b। अब तुमको पता है कि इसमें भी इंक्रीज 1% होगा, इसमें भी इंक्रीज 1% होगा, तो एरिया में इंक्रीज 2% होगा। जैसे चाहो वैसे कर लो। दैट्स द आंसर, पॉज इट एंड राइट इट। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे डेंसिटी चेंज with increase in temperature। See what? बेटे, एज आई हैव टोल्ड यू कि लेंथ या कोई भी डायमेंशन टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली बढ़ता है। मान लीजिए एक लेंथ L1 है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 मान लीजिए। नाउ एज यू हीट इट, तो यू नो कि इसका लेंथ जो है वो बढ़ के कुछ इस तरह से हो जाएगा। L1 लेंथ रहेगा एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट व्हाट, मतलब किसी भी इंक्रीज हो चुका है L1 प्लस डेल्टा L, है ना। तो लेंथ, आई विल से लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, लेंथ इंक्रीजेस, ये पहली बात। नाउ व्हाट अबाउट अगर लेंथ इंक्रीज हो चुका है, व्हाट अबाउट डेंसिटी? बेटा कॉमन सेंस की बात है कि डेंसिटी जो होगा दैट इज मास अपॉन लेंथ। अगर एक लीनियर एलिमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लिखते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी मास अपॉन लेंथ लिखेंगे। अब मास तो फिक्स रहेगा बिकॉज हीट करने से कुछ वेपराइज नहीं होता, हम मेटल की बात कर रहे हैं फिलहाल, आगे बात समझ। एंड अगर नॉन लिक्विड वगैरह होता भी तो वो एस्यूम नथिंग वेपराइजेस, तो यहां से या फिर अगर कुछ वेपराइज होगा तो हम तो फिर उस लिक्विड की बात करेंगे जितना कंटेनर में है, बाद में बात होगी इसके बारे में। तो डेंसिटी किसके बराबर? मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब मास फिक्स बिकॉज ये मेटल और ये भी मेटल, राइट और रॉन्ग। एंड नीचे हमारे पास लेंथ है और लेंथ हमारा बढ़ चुका है, लेंथ हमारा बढ़ चुका है। सो एज ए रिजल्ट डेंसिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी विल डिक्रीज। कॉमन सेंस की बात है, अरे मास सेम है, एक बार उसको एक इस रॉड में पूरा का पूरा 1 किलो भर दिया, दूसरी बार इस रॉड में 1 किलो भर दिया, तो तुमको पता है ना कि इस रॉड का डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। आती है बात समझ? तो अगर हम डेंसिटी का वेरिएशन देखना चाहे तो हमको पता है कि लीनियर मास डेंसिटी की बात करें तो m अपॉन एल होता है और रो इसके बराबर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे तो क्या मास तो सेम रहेगा लेकिन आपका लेंथ जो है वो बढ़ के क्या इस तरह से हो जाएगा, इंक्रीजेस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, फाइनल लेंथ is equal to L naught plus L naught alpha delta t. Initial plus increase is the final. You can take L naught common, so you will get 1 plus alpha delta t. So that's your final. आती है बात समझ? नहीं आती है बात समझ? So as you divide it here, so what you get mass upon length divided by 1 plus alpha delta t. क्या ये चीज इनिशियल लेंथ, इनिशियल डेंसिटी है? क्या ये m नॉट अपॉन l को देखो, क्या ये इनिशियल डेंसिटी नहीं है? So I will write rho naught upon 1 plus alpha delta t. That's how density increases, changes. टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। सेम चीज आप कर सकते हो वॉल्यूम एरिया के लिए भी। यू कैन राइट, आपको पता है कि वहां पे आप सरफेस मास डेंसिटी लिखते हो सिग्मा, है ना। अगर आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू राइट सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। एंड यू नो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एरिया भी बढ़ता है, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। तो यहां से मास अपॉन ए नॉट, तो ये तो वही इनिशियल डेंसिटी था जो पहले था, तो सिग्मा हो जाएगा सिग्मा नॉट, इसको सिग्मा नॉट कर दो अपॉन इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एंड सिमिलरली बच्चे, आई लीव एज एट अ होम असाइनमेंट, यू प्रूव दैट रो, अगर मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करूंगा इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला यू कैन। तो मेरे पास 3 कंक्लूजन में 3 समरी, 3 फॉर्मूले आ गए यहाँ पे। लेमडा जो कि आपका लीनियर मास डेंसिटी होगा विल बी इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बी,
तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास सिग्मा जो कि आपका सरफेस मास डेंसिटी होता है इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एंड इसके साथ अगर वॉल्यूम हुआ तो रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 कंक्लूजन मेरे इंपॉर्टेंट है और डिराइव भी तुम 1 मिनट में कर ही सकते हो। देखिए बच्चे, मैं कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनमें क्या है कि डेंसिटी वेरिएशन तो हमें स्टडी करना है, लेकिन स्मॉल चेंज ऑफ लेंथ एरिया या वॉल्यूम इस बेसिस पे हमारे पास सवाल आए थे। देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मास जो होगा बच्चे दिस इज कांस्टेंट, एंड इसको लिख सकते हैं हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। एंड मास तो कांस्टेंट होता है, हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा डेंसिटी जो होता है वो कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है ना। तो ये चीज तो कम हो गई और ये चीज बढ़ गई, लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा बिकॉज मास इज सेम ना, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से मास को तो हम चेंज नहीं करा रहे हैं। सो इफ आई राइट dm by m, एरर वाला टेक्निक, इज इक्वल टू d रो बाई रो प्लस dv by v, इतना समझते हो। कैन यू डू यू नो कि इसमें जो चेंज होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सो आई विल राइट d रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस dv by v। तो मतलब अगर तुमको इसमें, एंड रिमेंबर दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस, ये चीज स्मॉल चेंजेस के लिए ही वैलिड है बिकॉज डिफरेंशिएशन से आता है, यू नो। आती है बात समझ। कभी दे देगा कि वॉल्यूम तो 100% इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी के साथ क्या होगा, बिल्कुल भी ये मत लगाना, गधों की बात हो जाएगी। 100% इंक्रीज में बिल्कुल भी मत लगाना, रिमेंबर कभी मत लगाना 100% चेंज। आ गई बात समझ। बट अगर ये तुमको दे दिया कि जैसे 2% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम या 0.2% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो तब डेंसिटी के साथ क्या होगा, तो तब लगा सकते हो बिंदास, तब कोई दिक्कत नहीं। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, देखो अगर तुमको 100% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, ठीक है, तो सुनना मेरी बात। देखो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मान लो आपका वॉल्यूम डबल हो गया, तो बिकॉज जरा वो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तुम हर बार पढ़ते हो ना, P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वॉल्यूम डबल तो ये आधा हो जाता है, आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे भी, अगर किसी एक केस में अगर वॉल्यूम हमारा ट्वाइस हो गया तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मानते हो कि नहीं। तो इसका मतलब बिकॉज मास इज फिक्स्ड, इसका मतलब मास बराबर रो इंटू वी। यहां अगर ये 100% इंक्रीज हो गया, अगर वॉल्यूम डबल हो गया, V से बढ़ के हो गया 2V, तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना, 100%, और ये डेंसिटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट हैज टू बी सेम। तो क्योंकि मास तो सेम है ना, अगर ये डबल हुआ तो इसको आधा होना पड़ेगा। तो डेंसिटी जो हो चुका है रो से लेके रो बाई 2 हो चुका है, तो इसमें जो चेंज आया ओनली 50% है। आती है बात समझ। सो दिस फॉर्मूला, ये जो टेक्निक है ये स्मॉल चेंजेस के लिए ही वैलिड है। अगर बड़ा चेंज हो रहा है तो देन यू विल हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस लाइक आई डिड हियर। अगर छोटा छोटा चेंज होगा तो ये वाला टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ये चेंज इन डेंसिटी इज माइनस डीवी बाई वी। आती है बात समझ। तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे, मैं इस पे एक दो सवाल करा देता हूं। सवाल देखिए कि टेम्परेचर एक वायर का इंक्रीज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस और इसका लेंथ जो हमारा है वो इंक्रीज हो गया 0.02%, देन फाइंड डिक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी कितना डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज हो चुका है तो डेंसिटी को तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा। नाउ यू नो कि जो आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे डिक्रीज क्या बहुत छोटा है ना। तो डिक्रीज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे तुमको पता है कि यहाँ पे हम वो अपना एरर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारा शॉर्टकट जो है उसको यूज कर सकते हैं। वो नो हमारा जो होगा m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे dm बाई एम को लिख सकता हूँ d रो बाई रो प्लस dv बाई v। तुमको पता है कि ये किस तरह लॉग लेके डिफरेंशिएट करके आ जाता है ये फॉर्मूला, फॉर दोस हु डोंट नो। और अगर फिलहाल के लिए याद भी रख सकते हो, अगर नहीं पता है तो इस पैटर्न को इस तरह से याद भी रख सकते हो। फिलहाल ये जीरो बन जाएगा, तो यहां से डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस dv बाई v। आती है बात समझ। तो डी रो बाई रो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ dv बाई v। तो अगर मुझे डेंसिटी में चेंज चाहिए तो मैं बस किस में चेंज देखना चाहूंगा, वॉल्यूम में चेंज देखना चाहूंगा। आ गई बात समझ। तो अब मुझे यहाँ पे किस में चेंज दी है, इसने इसने लेंथ में चेंज दी है, और मुझे पहले मुझे तो डेंसिटी में चाहिए था, इसने दी किसमें, इसने दी लेंथ में, और लेंथ के लिए मैं फिर वॉल्यूम निकाल लेता हूं। आ गई बात समझ कि नहीं आई बात समझ।
देखिए मुझे किसमें चेंज दे रखा है, डेंसिटी में चेंज दे रखा है, फाइन। मुझे सॉरी पता करना किसमें है, डेंसिटी में। और मेरा फॉर्मूला मुझे बताता है कि स्मॉल परसेंटेजेस के लिए हम ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आ गया और वहां पे किसमें चेंज दे रखा है, लेंथ में चेंज दे रखा है। तो क्या दिक्कत है, मुझे पता है कि जो आपका डीवी बाई, देखो ये 3 डायमेंशन की बात है, तो देखो डीवी बाई वी क्या गामा डेल्टा टी के बराबर होता है, और डीएल बाई एल क्या, डीएल बाई एल क्या अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहां पे देखना, तो इसको क्या मैं लिख दूं, 3 अल्फा डेल्टा टी, गामा को 3 अल्फा डेल्टा टी लिख दूं। तो यहाँ पे इस अल्फा डेल्टा टी की जगह मैं डीएल बाई एल पुट कर दूं, तो डीवी बराबर 3 टाइम्स इस अल्फा डेल्टा टी की जगह क्या लिख दिया, डीएल बाई एल। आगे बात समझ नहीं आई, बात समझ, तो मतलब हम डीवी बाई वी को खुद फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फिर से समझा रहा हूं, मुझे क्या पता था, ये लेंथ में इंक्रीज हो चुका है और मुझे डेंसिटी में इंक्रीज पता करना था। मुझे पता है कि स्मॉल अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं ये चीज यूज कर सकता हूं कि डीएल बाई एल जो हमारा होगा या डी रो बाई रो होगा माइनस डीवी बाई वी। अगर ये चीज पता होती तो ये सवाल यही खत्म हो जाता, लेकिन मुझे वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज चाहिए अभी, और दिया किसका परसेंटेज इंक्रीज है, लेंथ का। अब तुमको पता है कि वॉल्यूम कितने, देखो तुम चाहो तो ऐसे करो, तुम चाहो तो और एक तरीके से भी कर सकते हो। तुमको पता है कि वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशन की बात है, और हर डायमेंशन में बराबर बराबर प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। और मैंने कहा था कि परसेंटेज इंक्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, परसेंटेज इंक्रीजेस इंडिपेंडेंट ऑफ द, मतलब ये वायर ही था ना, अरे वायर ही था ना, मतलब ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, क्या तीनों में परसेंटेज इंक्रीज बराबर होगा। आती है बात समझ। ओ बेवकूफो, तो क्या मैं वॉल्यूम को लिख दूं पाई R1 R2 इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, R1 R2 एल। ठीक है, ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन एक डायमेंशन की बात है और वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 डायमेंशन की बात है, लिख दिया वॉल्यूम के बराबर। तो तुमको पता है कि फिर डीवी बाई वी होगा बराबर, पाई कांस्टेंट हटाओ, डी आर वन बाई आर वन प्लस डी आर टू बाई आर टू प्लस डीएल बाई एल। और मैंने कहा था कि परसेंटेज इंक्रीजेस इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। कॉमन सेंस की बात है कि अगर लेंथ में 1% इंक्रीज हो गया, लेंथ में अगर 1% इंक्रीज हो गया तो एरिया में 2% इंक्रीज हो जाएगा, अभी पिछले पीछे सवाल कर चुके हैं, और वॉल्यूम में 3% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज हमको निकालना है, दिस विल बी सिंपली 3 टाइम्स द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। आती है बात समझ कि नहीं आती है बात समझ। तो यहां पुट कर सकते हैं डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स डीएल बाई एल। क्योंकि तुमको पता है कि जैसे अभी बताया था ना यार, इससे पहले वाला सवाल एक देखना, वहां पे लेंथ एल लिया था एक साइड, दूसरा 12 लिया था, और 1% इंक्रीज बोला था लेंथ में, बोला था एरिया में बताओ परसेंटेज इंक्रीज। सेम सवाल यहाँ पे भी, यहाँ पे लेंथ में 1% इंक्रीज है, 0.02% इंक्रीज है, तो मैं वॉल्यूम में पूछ रहा हूँ। तुम कहना कि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगा, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। और जहां यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंथ इंटू ये वाला रेडियस इंटू वो वाला रेडियस। तो डीएल डीवी बाई डी किसके बराबर, डीवी बाई वी किसके बराबर, डीएल बाई एल प्लस डीआर बाई आर प्लस डीआर बाई आर। आती है बात समझ, यहाँ पुट कर देंगे। और इसमें इंक्रीज कितना दे रखा है, 0.02%, तो माइनस 3 टाइम्स 0.02%, एक ही जीरो है, so that is minus 0.06%, you know the answer is 3 times। आती है बात समझ। ये गामा से भी देखना चाहते हो देखो, और वहां से भी तो तुम दिखा ही चुका हो, तो दैट्स योर आंसर। अगला सवाल देखिए, इसी टॉपिक पे हमारा है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लाइसरीन का दे रखा 49 into 10 to the power -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा सवाल है कि फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब तक तो पढ़ते आए थे कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है टेम्परेचर का, उससे हमारे पास क्या होता था, परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होता था, हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाता था। और वॉल्यूम चेंज, हमको वॉल्यूम चेंज नहीं चाहिए, हमको डेंसिटी चेंज चाहिए। और हमको पता है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक बार वॉल्यूम चेंज आ गया, अगली बार छोटा सा चेंज आएगा, उसके उससे छोटा सा डेंसिटी चेंज भी अपने आप आ जाएगा। देखो इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो देखो कितना छोटा है, 49 into 10 to the power -5। आती है बात समझ। तो छोटा सा टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ाया, उससे तुम्हारा वॉल्यूम चेंज बहुत कम आ जाएगा। और वॉल्यूम चेंज कम आ गया तो तुम फिर समझते हो ना कि जो डी रो बाई रो है, उसको डायरेक्टली माइनस डीवी बाई वी कर सकते हैं। मतलब ये मिला तो ये अपने आप मिल गया, दोनों एक ही बात है। आती है बात समझ, जरा करते हैं अब ट्राई। तो हमने लिखा कि सबसे पहले डीवी
dv by v इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। कितना सही, कितना सही। अब गामा का वैल्यू बताओ कितना होगा, 49 इंटू 10⁻⁻5। सही है क्या ना। ओ इसके बाद डेल्टा टी लिखोगे कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिख दिया 30। सही है क्या। तो इसको जरा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3, then this will become 150 minus 3, that is 147 into 10⁻⁻4 is equal to delta v by v. And if you want to convert it into percentage, you can always convert. मेरे पास आंसर जो है इसी तरह से फ्रैक्शन में है, तो आई वोंट कन्वर्ट। आ गई बात समझ। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी और डेल्टा रो बाई रो मुझे पता है। तुम देखो ये कितना छोटा आया है ना, देखो 1.47 into 10⁻⁻4, तो तुम इसको अगर परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना चाहोगे तो बहुत कम परसेंटेज है, दैट इज 1.47%। यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं कहूंगा कि डेल्टा रो बाय रो जस्ट डेल्टा वी बाय वी के नेगेटिव होगा। सो द आंसर इज 1.447 into 10⁻⁻2, है ना। तुमने क्या कर दिया, ये डेसिमल दो यहाँ शिफ्ट कर दिए, बाकी तो तुमको पता ही है, वो चीज वहां पे समझा चुका हो। तो दैट्स योर आंसर। अब एक छोटा सा हमारे पास एक डेफिनेशन टाइप का समझ लीजिए। देखिए फंडामेंटल तो इस सारे चैप्टर को अगर मैं समराइज करूं तो 3 फॉर्मूला है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और बाकी सब भी वैसे इसी से आता है। तो मैं तो कहता हूं कि एक ही फॉर्मूला है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बाकी सब अलग अलग डेफिनेशन है। एक छोटा सा टर्म तुमको दे देगा, कोई डेंसिटी की निकालने के लिए बोलेगा या कुछ और बोलेगा। फंडामेंटली तो यही यूज करना है ना बार बार, बस इसी में एक्सपर्ट बनना है। अलग अलग सिचुएशन में इसको अलग अलग तरीके से यूज करना सीखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म इसने हमें बता दिया, गामा एपेरेंट। देखो गामा एपेरेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक फ्लास्क है, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड भरा पड़ा है अप टू द लेवल, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। एक वेसल है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया और फुली फिल कर दिया है। आती है बात समझ, ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। ठीक है, ये अच्छा बन गया। अब आप समझ लीजिए, मान लीजिए इसको हमने हीट कर दिया, और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस लिक्विड का गामा निकालना चाहता हूं, गामा ऑफ लिक्विड। आई वांट टू फाइंड दिस, आई वांट टू फाइंड दिस। तो मैं इतना जानता हूं कि v डेल्टा v इज इक्वल टू v नॉट गामा डेल्टा t। क्या डेल्टा v इज इक्वल टू v नॉट गामा डेल्टा t, इतना मैं जानता हूं। तो डेल्टा v बराबर v नॉट गामा डेल्टा t। तो मैंने क्या करना है, अगर किसी एक सिचुएशन में मुझे ये चीज पता चल गई, कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो, कितना वॉल्यूम बढ़ चुका है, और मैं क्या कर दूं, यहां टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, तो मुझे गामा मिल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिमाग लगाया, मैंने इसको हीट कर दिया। मैं देख रहा हूं कि यहां से पहले जितना बर्तन का वॉल्यूम इतना इसका भी वॉल्यूम। मान लो कि ये 1 लीटर था, मैंने कहा ठीक है 1 लीटर हमारा लिक्विड है। आई बात समझ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जैसे हीट कर दिया यहां से कितना गिरा। सुनना मेरी बात, मैं देख रहा हूं कि यहां से कितना गिरा। मान लो यहां से 0.2 लीटर मतलब 200 ml गिर गया। 1 लीटर था वॉल्यूम एंड 0.2 लीटर ओवरफ्लो वॉल्यूम। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 0.2 लीटर। अरे तभी तो गिरा होगा जब इंक्रीज हो गया होगा। आती है बात समझ, नहीं आती है बात समझ। 1 लीटर था टोटल वॉल्यूम, हीट कर दिया, इसमें से कुछ गिर गया, तो मैंने क्या देखा कि 0.2 लीटर गिर गया। तो मैं कहता हूं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज हाउ मच, 0.2 लीटर, क्योंकि पहले जग को ये पूरा भर रहा, बाद में हीट कर दिया और 0.2 लीटर गिर गया। तो मैंने कहा कि इंक्रीज जो हुआ वो 0.2 लीटर हुआ। अब तो सर कुछ दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, गामा इज इक्वल टू 0.2 लीटर डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, और टेम्परेचर सर यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखी है, उससे आपने देखा कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, और सर इस तरह से आपने गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। रीजन इज, अरे बेटे क्या इसमें इस जग का वॉल्यूम भी तो नहीं बढ़ रहा था? क्या तुमने ये ख्याल नहीं किया कि जब तुमने इसको हीट करा तो क्या ये जग भी एक्सपैंड नहीं हो रहा था? मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो एक्चुअल में क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन अगर बना दूं, बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन अगर बना दूं, अब इस तरह का डिजाइन वाला जग नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बीकर बनाऊंगा।
यहां तक लिक्विड था, अब इसको हीट कर दिया, ये बीकर भी बड़ा होगा, तो तुम्हारा लिक्विड पहले पूरा यहां तक था, बाद में लिक्विड यहां तक था और कुछ गिर गया। तो बच्चे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है इसका, क्या वो उतना ही है जितना गिरा है, कि ये वाला भी इंक्रीज ही है? अबे जग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जग में भी आएगा, राइट और रॉन्ग? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हेन इट इज हीटेड ना, ऑल द वॉल्यूम इज नॉट ओवरफ्लोइंग डायरेक्टली, some volume is increasing here, some volume, this jug is also accommodating some of the volume which has expanded। आती है बात समझ? तो ऐसे में जो तुमने गामा निकाला, दैट्स नॉट ट्रू गामा, दैट इज गामा एपेरेंट। एपेरेंट मतलब जो तुमको बजाहिर दिखता है। आती है बात समझ? तो तुमने जो गामा निकाला ना, वो रिलेटिव टू वेसल निकाला है, एपेरेंट। क्लियर? अब समझना। तो एक्चुअल कैलकुलेशन की बात करें तो एक्चुअल कैलकुलेशन में हमको पता है कि हमारा लिक्विड सॉलिड भी हमारा लिक्विड भी एक्सपैंड होगा कितना, V नॉट गामा डेल्टा टी। दिस विल बी द एक्सपेंशन इन व्हाट, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड इतना एक्सपैंड हुआ, आई बात समझ? अब सॉलिड भी कितना एक्सपैंड होगा, सॉलिड भी एक्सपैंड हुआ क्योंकि दोनों पहले फुली फिल्ड थे। सॉलिड कितना एक्सपैंड होगा, V नॉट इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। सॉलिड के लिए जनरली अल्फा डिफाइन करते हैं, लिक्विड्स के लिए गामा डिफाइन करते हैं, उसका एक रीजन है। और फिर अगर सॉलिड का गामा लिखना होता है तो अल्फा के टर्म्स में ही लिखते हैं। देखो लिक्विड में देखो अल्फा क्या होता है, आपका लेंथ के रिलेटेड होता है कि कितना लेंथ, अगर लीनियर मेजरमेंट करना होता है। और तुमको पता है कि लिक्विड में कोई भी लेंथ नाम की कोई चीज है नहीं वैसे तो, क्योंकि लिक्विड में तुम जिस कंटेनर में पोर करोगे उसके हिसाब से उसके डायमेंशन चेंज होते हैं। तो इसलिए देखो लिक्विड में गामा होता है जनरली। रीजन इज व्हाट, देखो लिक्विड के लिए जो कांस्टेंट टर्म है ना, दैट्स वॉल्यूम। आती है बात समझ? क्योंकि अगर लिक्विड में तुम एक कंटेनर में डालोगे सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, दूसरे कंटेनर में डालोगे सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो तुम देखोगे डायमेंशन चेंज होगी। तो यहां लेंथ डिफाइन करने का कोई खास पर्पस नहीं है, वॉल्यूम हम डिफाइन कर देते हैं। इसलिए लिक्विड के लिए जब भी कैलकुलेशन करेंगे गामा के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, अल्फा और बीटा के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया हो, लेंथ हो, सब कुछ चेंज ही हो जाएगा कंटेनर के साथ साथ। आती है बात समझ? हाँ, सॉलिड के लिए अल्फा डिफाइंड होता है और सॉलिड के लिए हम गामा को 3 अल्फा लिख देते हैं। तो यहां पे मैंने सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख दिया V नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी। इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम था, बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ा V नॉट गामा डेल्टा टी और इसका वॉल्यूम बढ़ा V नॉट इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। अब बताओ कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा। देखो दोनों का वॉल्यूम बराबर, ये 5 तो ये भी 5। अब ये 5 से बढ़ के हो गया 8 मान लो, और ये 5 से बढ़ के हो गया 7। तो जो 2 बढ़ा, देखो ये 3 बढ़ा, ये 2 बढ़ा। देखो मान लो लिक्विड 3 बढ़ गया, लिक्विड कितना बढ़ा 3, और सॉलिड खाली बढ़ा, लिक्विड बढ़ गया 3, मतलब ये वाला भी और बाहर वाला भी टोटल 3 बढ़ चुका है। सॉलिड खाली 2 बढ़ा, तो दो ये जो लिक्विड टोटल 3 बढ़ा उसमें से 2 के लिए तो जगह बन गई, एक एक्स्ट्रा जो बढ़ा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आती है बात समझ? तो मैं लिखता हूं कि जो एक्सपेंशन होगा, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरफ्लो होगा और स्पिल आउट होगा, दैट विल बी बेसिकली डिफरेंस ऑफ द टू, दैट विल बी V नॉट गामा डेल्टा टी, जो कि लिक्विड का एक्सपेंशन, माइनस V नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी। आती है बात समझ? सो एक्चुअल में इतना एक्सपेंशन, इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा ओवरफ्लो हो गया है। और जब तुमने गामा एपेरेंट कैलकुलेट करा था ना, तो जब तुमने गामा एपेरेंट कैलकुलेट करा था तो तुमने माना था कि वॉल्यूम बस इतना ही बड़ा है, क्योंकि तुमने क्या ओवरफ्लो अमाउंट को ही देखा था। आती है बात समझ कि नहीं आती है बात समझ? अरे क्या तुमने जब गामा एपेरेंट को कैलकुलेट करा था तो तब तुमने क्या करा था, गामा एपेरेंट किस बेसिस पे तुमने कैलकुलेट करा था? तुमने कहा था कि वॉल्यूम बढ़ा उतना जितना यहां से ओवरफ्लो होगा, और तुमने क्या करा था, तुमने ये लिखा था डेल्टा V जो कि ओवरफ्लो वॉल्यूम है, उसको तुमने लिखा था V नॉट इंटू गामा एपेरेंट इंटू डेल्टा टी, ओवरफ्लो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां पे इस जगह ये जो है V नॉट गामा डेल्टा टी एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि लिक्विड टोटल कितना एक्सपैंड हुआ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने सॉलिड कितना एक्सपैंड हुआ, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ओवरफ्लो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी देख रहा हूं, जो कि है V नॉट गामा एपेरेंट डेल्टा टी के बराबर। ये किस तरह से गामा V नॉट गामा एपेरेंट डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि गामा एपेरेंट को तो डिफाइन ही ऐसे करा था ना। गामा एपेरेंट को कैसे डिफाइन करा,
हमने क्या माना था तब, जो गलती करी थी तब, क्या माना था कि वॉल्यूम उतना ही बड़ा जितना ओवरफ्लो होगा, और हमने गामा उसी के हिसाब से डिफाइन करा था। और फिर बाद में चला कि ये गामा एपेरेंट तो एक्चुअल में, गामा एपेरेंट कहां से आ रहा है, ये तो यहां से आ रहा है, एक्चुअल में सॉलिड भी एक्सपैंड हो रहा है, लिक्विड भी एक्सपैंड हो रहा है, ये एक्चुअल गामा नहीं है, कुछ डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंस है। सही बात की गलत बात, जरा इसको देखना। फिर अगर स्पिल्ड आउट वॉल्यूम करेंगे पता, तो क्या वो इसके बराबर हो जाएगा? यहां पे वी नॉट कॉमन निकाल लिया और यहां लिखा गामा माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज वॉल्यूम स्पिल्ड डेल्टा वी। तो इसका मतलब जब तुमने वो स्पिल्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इस एक्सप्रेशन में रखा था, क्योंकि गामा कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, सबसे पहले स्पिल्ड वॉल्यूम देख लिया, फिर ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, फिर टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, जैसे कि तुमको बता चुका हूं वहां पे। तो इसका मतलब यहां पे तुमने लिख दिया डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल डेल्टा टी, जो था वो एक्चुअल में गामा नहीं था, वो गामा माइनस 3 अल्फा था। एंड इसी चीज को हम गामा एपेरेंट भी कहते हैं। सो व्हाट इज गामा एपेरेंट देन? गामा एपेरेंट हमारा हो जाएगा गामा माइनस 3 अल्फा। तो ये हमें बताता है कि देखो लिक्विड भी एक्सपैंड हो जाएगा, सॉलिड भी एक्सपैंड हो जाएगा। ये बस तुमको बताता है कि सॉलिड के रिलेटिव कितना एक्सपैंड हो गया हमारा लिक्विड। दैट्स योर गामा एपेरेंट। इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, यू राइट डाउन, ठीक है? गामा एपेरेंट लिख लीजिए और ये डेरिवेशन आप लिख लीजिएगा। ये एक सवाल देखेंगे, एक लिक्विड को एक कंटेनर में रखा है और उसका वॉल्यूम, यहां देखेंगे एक सवाल है हमारे पास, एक लिक्विड है, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हमारा अल्फा है। अब लिक्विड का वैसे तो गामा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा दे दिया तो क्या ही दिक्कत है। और यहाँ पे दूसरा लिक्विड है, और अब ये सॉलिड है, इसमें ये सॉलिड में, एक सॉलिड में रखा है, और सॉलिड का जो अल्फा दे रखा है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वो अल्फा बटे 3 दे रखा है। तुम समझो कि इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो इसने गामा देना था उसकी जगह इसने अल्फा लिख दिया। आगे बात समझ, मैं कंफ्यूजन को खत्म करके इसको एक बार गामा मान लेता हूं, और इसको, इसका अल्फा जो है वो गामा बटा 3 लिखा है खुद से। तो हमको पूछ रहा है कि जब इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो तब बताओ कि इनमें जो लेवल ऑफ, अगर इसमें लिक्विड किसी लेवल तक पहले था, तो अब बताओ उस लिक्विड की लेवल के साथ क्या होगा, वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बच्चे जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल रिलेटेड टू द कंटेनर पूछ रहा है, ये सवाल रिलेटेड टू ग्राउंड नहीं पूछता। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड रिलेटेड टू ग्राउंड, इट्स रिलेटेड टू कंटेनर, इट्स नॉट आस्क्ड रिलेटेड टू ग्राउंड। व्हाट आई एम सेइंग इज, यहां देखो, अगर ग्राउंड के रिलेटिव बात होती तो तुमको पता है कि हीट करने पे इसका लेवल बढ़ जाना था, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां ग्राउंड से तो ऊपर ही चला जाएगा, तो देन द आंसर इज इन शॉर्ट इंक्रीजेस। बट जब भी ये बात करेगा तो ये रिलेटेड टू कंटेनर बात करेगा। आती है बात समझ? अब देखना, सॉलिड का जो इसने अल्फा दे दिया है वो लिक्विड के गामा का 1/3 है। तो अगर मैं सॉलिड का गामा निकाल लूं, सॉलिड का गामा निकालूं, तो वो थ्राइस इसका अल्फा होगा, तो वो 3 इंटू गामा बाई 3 आ गया, वो 3 वो गामा ही आ गया। तो इसका मतलब सॉलिड का गामा और लिक्विड का गामा सेम। आती है बात समझ? अब मान लो कि मेरे पास 2 लीटर थे पहले, इसमें 1 लीटर का ये पानी था और 2 लीटर मान लो मेरे पास कंटेनर था। अब समझना, मान लो किसी एक केस में मैंने कंटेनर को टेम्परेचर डबल कर दिया, टेम्परेचर क्या होगा? डबल होगा। तो ये 2 लीटर से बढ़ के हो जाएगा 4 लीटर, बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो मैंने क्या कर दिया, इसका 2 लीटर वॉल्यूम था, हीट करके इसका वॉल्यूम कर दिया 4 लीटर, ये हो गया 4 लीटर, हो गया 4 लीटर। आती है बात समझ? अब लिक्विड की बात करो, लिक्विड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है फिर? 1 लीटर, तो इसका डेल्टा भी लिखोगे, गामा तो वही, क्योंकि जो सॉलिड का गामा वो लिक्विड का भी गामा, डेल्टा टी भी वही, उतना ही टेम्परेचर दोनों का बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम यहां आधा लिख दूंगा। तो क्या मैं कह दूं कि लिक्विड जो होगा वो आधा एक्सपैंड हो जाएगा? मतलब अगर सॉलिड 2 लीटर से 4 लीटर हो गया, तो लिक्विड 1 लीटर से 2 लीटर तक पहुंच जाएगा। आती है बात समझ? तो पहले सिचुएशन क्या था? 2 लीटर तुम्हारा लिक्विड, 1 लीटर तुम्हारा सॉलिड, सॉरी 2 लीटर सॉलिड और 1 लीटर लिक्विड। बाद में 4 लीटर सॉलिड और 2 लीटर लिक्विड। क्लियर और नॉट? मैंने कहा कि पहले भी ये आधा भरा था, बाद में भी ये आधा ही भरा है।
तो इसका मतलब दोनों बराबर बराबर इंक्रीज हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग। तो मैं क्या कहता हूं कि जितना पहले, तो इसका मतलब अगर लिक्विड देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन कंटेनर के रेस्पेक्ट में इसका लेवल सेम रहेगा, बिकॉज गामा अगर सेम है तो एक्सपेंशन सेम हो जाएगा। आती है बात समझ कि नहीं आती है बात समझ? अरे जितना उसका इंक्रीमेंट होगा इसका प्रोपोर्शनली इंक्रीमेंट हो जाएगा। आती है बात समझ? तो मान लो बच्चे देखो, इसका जो भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं कि पहले ये हमारे पास सॉलिड था, लिक्विड था, ये सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मान गए इस बात को। इसके बाद हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड का भी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इनका गामा दोनों का सेम है, अगर इनका गामा सेम है, तो जितना इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसके प्रोपोर्शन में इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एज सच बीच वाला गैप जो रहेगा, अगर वो पहले आधा था बाद में ही अभी आधा ही रहेगा। क्लियर और नॉट? बिकॉज बच्चे क्या, ये वी फाइनल किसके बराबर, वी फाइनल किसके बराबर, वी फाइनल जो होगा वो वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी होता है, एंड वी फाइनल इसका भी होगा, वी जो इसका फ्रैक्शन होगा देखो, वी फाइनल हो जाएगा वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, किसके लिए, लिक्विड के लिए। और सॉलिड के लिए वी फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट सॉलिड इंटू वन प्लस गामा सी डेल्टा टी। If you take the ratio, na, if you take the ratio 1 plus gamma delta t, 1 plus gamma delta t is same throughout. So whatever percentage was filled initially, same percentage will be filled finally. And if the percentage filled is same, तो इसका मतलब लिक्विड के रिलेटिव अगर पहले 25% भरा था तो बाद में भी 25% ही भरा पड़ा होगा, बिकॉज गामा यहाँ पे सेम है, बिकॉज गामा यहाँ पे सेम है। क्लियर और नॉट? सो यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज टॉकिंग रिलेटिव टू द लिक्विड। तो हम इसी चीज पे आगे बात करेंगे। योर होमवर्क इज जितने सवाल कराए हैं उनको अच्छे से करो। आई विल ब्रिंग बेटर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। तो इससे अच्छे अच्छे सवाल तुमसे करवाएंगे, एंड जितना कराया जा रहा है, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चे तुम भी मेहनत करो, है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एंड तुम देखना बाय द एंड ऑफ द चैप्टर मे बी अगले क्लास में ही इसको खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट 60% इज डन। वी नीड जस्ट 1 आवर 1.5 आवर मोर। तो उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उतने करो, एंड अगली बार मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा अच्छे अच्छे, एंड वी विल डू इट टुगेदर होपफुली। तो कीप वर्किंग हार्ड, एंड मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू तजमुल सर, और लड़कों के पास, ठीक है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी वट एवर मीन्स। हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हैं फॉर योर डाउट्स एंड क्वायरीज, एंड बी इन टच। अगर तुमको कहीं भी कोई डिफिकल्टी लगती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी बाय प्रॉपर चैनल, एंड इन केस यू नॉट वांट, और इन केस तुमको लगता है कि कुछ तुमको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट होप क्लासेस, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। थैंक यू वेरी मच।